नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम के रिवीजन सेशन में। फटाफट अपनी मैजिक बुक ओपन कर लीजिए। इनकेस मैजिक बुक नहीं है देन इन दैट केस मॉड्यूल होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, या फिर आपके पास और कोई बुक होगा। ओपन एनीथिंग एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वी फाइंड आउट के कितना वेटेज रहा है उस चैप्टर का। एंड लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं बेचारा ये चैप्टर नंबर 10 इग्नोर हो गया है। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अब इसके आने के चांसेस ब्राइट हो गए। अपन ऐसे ही ट्रेंड एनालिसिस करते हैं ना, यार लास्ट टाइम नहीं आया था तो ये बार फुल टू स्कोप है आने का। सो यू नेवर नो। एनीवेज देखो, अपने को तो सब करके जाना ही है, ठीक है। रिवीजन सेशंस भी अभी तो आपके पास सब आ गए हैं चैप्टर्स के। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर में से अदरवाइज जो अभी तक आया है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मेरे को इधर 10 मार्क, 20 मार्क, 9-10 का मार्क्स का आया है, देन इन दैट केस लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो आया है बहुत इजी है। सो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी वेरी सिंपल टू सॉल्व। एंड व्हाट दे डू इज, इसके साथ ही क्वेश्चन के साथ ही यूजुअली थोड़ा बहुत थ्योरी पूछ लेते हैं, 2-4 मार्क का, 6 मार्क का। एज द केस में भी अभी जैसे यहाँ पे नवंबर 18 में 20 मार्क का आया था, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क का थ्योरी पूछ लिया था। अदरवाइज 8 मार्क का प्रैक्टिकल, 2 मार्क का थ्योरी पूछ लेते हैं। सो इट डिपेंड्स। एनीवेज अपने को तो थ्योरी प्रैक्टिकल सब बराबर से करके ही जाना है। प्रैक्टिकल इसका काफी इजी है। थियोरेटिकल में इस चैप्टर में लोगों को कई प्रॉब्लम्स होती है। सो एज अ स्टूडेंट आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग एंड यूजुअली एक एटीट्यूड होता है कि चल ना भाई, ये चैप्टर का अपन जो थियोरी है वो ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बट नो मोर। बिकॉज अब अगर आप ये रिवीजन सेशन देख लोगे देन इन दैट केस इसका थ्योरी भी एकदम स्मूथली सेट हो जाएगा। तो आओ चैप्टर कंटेंट पे आते हैं। सो हियर वी आर विद आवर स्टडी मेंटर। तो यहाँ पे अपन लोग जैसा देखेंगे दैट इस चैप्टर को है ना डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में, इंडिपेंडेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, फिर बाद में डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, फिर एक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, फिर एक खाली प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। तो एबीसी का एक थियोरेटिकल डेवलपमेंट इज योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। डोंट वरी, जब ये करेंगे तो यू विल गेट एन एनालिसिस। फिर इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट के और बाइफरकेशंस निकलते हैं। तो पहला बाइफरकेशन निकलता है एक्टिविटी एनालिसिस, फिर है परफॉर्मेंस एनालिसिस, फिर है वैरायटी ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ एबीएम। वो अपने को पढ़ना होगा कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में क्या क्या एप्लीकेशंस है। एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। फिर कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। एंड लास्ट में है आपका सीआरएम। सो ये सीआरएम भी इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में नहीं डाला है, तो आप पूरा आपका मॉड्यूल देखो आपको सीआरएम नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट ने सीआरएम इंट्रोड्यूस किया है थ्रू अ आरटीपी क्वेश्चन। सो आरटीपी में एक क्वेश्चन दिया उन्होंने और फिर उसके थ्रू सीआरएम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अपन तो ऑब्वियसली सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, बट एज अ स्टूडेंट तो आपके लिए कैसे ये चैप्टर सब डिवाइडेड है। एक पार्ट है इसका एबीसी जिससे अपन स्टार्ट करने वाले, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इंडिपेंडेंट पार्ट हो गया। फिर बाद में आएंगे अपन डीपीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, अपना इंडिपेंडेंट पार्ट है, एक्सप्लेनेशन लिया, हो गया। फिर आएगा कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, अपना इंडिपेंडेंट पार्ट है, अंडरस्टैंड किया, हो गया। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, अगेन अपना इंडिपेंडेंट पार्ट है, एनालिसिस किया, हो गया। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, अगेन अपना इंडिपेंडेंट पार्ट है, उसमें एक दो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस करके चीज है। फिर एप्लीकेशन ऑफ एबीएम है। फिर एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग एक अपना इंडिपेंडेंट पार्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीटी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, फिर और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, तो ये एक कॉन्सेप्ट आएगा। एंड द सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करके कॉन्सेप्ट आएगा। सो ये कुछ नया है एज आई सेड। एंड वंस वी आर डन विद दिस, पूरा का अपना ये चैप्टर में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है या जो भी प्रैक्टिकल से कनेक्टेड थ्योरी है जो अपने को आना चाहिए प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने के लिए, ऑल ऑफ दैट विल बी डन। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर। तो अपने को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें एक्टिविटी एनालिसिस करके है
परफॉर्मेंस एनालिसिस करके है, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस करके है, फिर एप्लीकेशन ऑफ एबीएम है, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीटी एमसीई मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, एंड लास्ट में है सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एंड इसी के साथ अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप पूरा आपको क्रोनोलॉजिकली समझ गया होगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन इन दिस चैप्टर। चलो अब इसको समझने की कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट के साथ। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट क्यों आया पता है आपको? एक एग्जांपल देता हूं, लाइव जेन्युइन एग्जांपल। टाइटन पता है? टाइटन, टाइटन फास्ट ट्रैक, टाइटन स्लिम, टाइटन रागा, टाइटन पर्पल, अब तो बहुत सारे ब्रांड्स है उसके। तो टाइटन क्या करता था पता है आपको? टाइटन रुपीज 50 लाख का, ध्यान से सुनना, 50 लाख रुपीज का टाइटन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंकर करता था। आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं। अब वो क्या करता था एडवर्टीजमेंट में, ऑब्वियसली उसके इतने सारे जो ब्रांड्स है उनका एडवर्टीजमेंट करता था। अब जो टाइटन ओरिजिनल ब्रांड है वो तो सारी दुनिया को पता है, ठीक है? प्रोबेबली योर फादर्स, योर ग्रैंडफादर, वो भी टाइटन का वॉच पहना होगा। तो वो इतना पॉपुलर ब्रांड है टाइटन ओरिजिनल कि उसको किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट का जरूरत नहीं। तो टाइटन का एक ब्रांड था टाइटन ओरिजिनल। दूसरा टाइटन का ब्रांड था फास्ट ट्रैक, जो यंगस्टर्स लोग के लिए उसने निकाला था। थर्ड उसका था टाइटन स्लिम, फिर था एक टाइटन पर्पल एंड एक था टाइटन रागा। अब हुआ ये कि ये देखो कौन से उसके टाइटन के ब्रांड्स थे। एक था ओरिजिनल, फिर था फास्ट ट्रैक, फिर था टाइटन स्लिम, वो स्लिम एज एक ही समझो, फिर था टाइटन रागा एंड टाइटन पर्पल। अब होता क्या था कि ये जब एडवर्टीजमेंट जाता है, अगर तुम लोग ने एडवर्टीजमेंट देखा होगा ना ये सब कंपनीज का, देन इन दैट केस समझो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन में ये एडवर्टीजमेंट जा रहा है, ठीक है? अब टोटल कॉस्ट है 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज का कॉस्ट है। ये लोग क्या करते थे आपको पता है? ये लोग करते थे कि भाई 50 लाख रुपीज का हम लोग का एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हुआ है ना, चलो ये 50 लाख रुपए हम पांचों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है? एंड दिस इज हाउ कितने साल तक ओवरहेड्स, ये जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है जिसको ये ओवरहेड्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट है ये, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट को ये लोग ने क्या बेसिस पे डिवाइड कर दिया? ठीक है चलो ना, 5 प्रोडक्ट है, सबको 10-10 लाख रुपए अपन लोग कॉस्ट चार्ज कर देते हैं, सबको 10-10 लाख रुपए कॉस्ट चार्ज कर देते हैं। बट क्या ये सही तरीका है? द आंसर इज नो। देन थॉट वॉज इवॉल्व कि बॉस ये तो तरीका सही नहीं है, क्योंकि अगर टाइटन ओरिजिनल की मैं बात करूं तो टाइटन कंपनी टाइटन ओरिजिनल का बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करती ही नहीं है। इनफैक्ट टाइटन ओरिजिनल को एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर टाइटन ने 50 लाख रुपीस दिया है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, सोनी एंटरटेनमेंट को 50 लाख रुपीस दिया है, किसको? सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को। एंड अगर आपको पता होगा कि ये सेकंड्स में पेमेंट होता है, ठीक है? तो टाइटन ने सेकंड्स के हिसाब से पेमेंट किया है 5000 सेकंड्स का, कितने? 5000 सेकंड्स का 50 लाख रुपीस पे किया है, ठीक है? या 500 सेकंड्स का समझो 50 लाख रुपीस पे किया है। तो एक सेकंड का बेसिकली कितना पे हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जो 500 सेकेंड्स है ना, उसमें से टाइटन ओरिजिनल बोलता है मेरे को तो एक भी सेकंड नहीं चाहिए, बस मेरा तो ऑलरेडी इतना नाम है, मुझे किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए, ठीक है? फास्ट ट्रैक ने बोला कि मेरे को 100 सेकेंड्स का एडवर्टीजमेंट का जरूरत लगेगा, नहीं चलो 50 सेकेंड्स का एडवर्टीजमेंट का जरूरत लगेगा, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे 50 सेकेंड्स अपन लोग ने दे दिया फास्ट ट्रैक को। फिर बाद में आया मेरा टाइटन, कौन सा लिया था मैंने नाम? स्लिम रागा पर्पल। अब टाइटन स्लिम थोड़ा उससे और ओके ओके ब्रांड है, तो टाइट स्लिम बोलता है कि मेरे को 50 सेकंड का एडवर्टीजमेंट चाहिए। फिर बाद में है मेरा रागा और उसके बाद है पर्पल। रागा को और थोड़ा एडवर्टीजमेंट चाहिए तो उसको 125 सेकंड्स का एडवर्टीजमेंट दे दिया। एंड फाइनली था मेरा पर्पल, तो उसको टोटल 250 सेकंड्स का एडवर्टीजमेंट दिया। अब आप मेरे को बताओ क्या ये तरीका सही है क्या कि अगर मैं पांचों में ये 50 लाख को डिवाइड कर दूं, 10 लाख तेरा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, 10 लाख तेरा, 10 लाख तेरा, 10 लाख तेरा, 10 लाख तेरा, बहुत ना इंसाफी है, कहना इसे सर ये तो सही नहीं होगा। एंड देन फाइनली रियलाइज हुआ कि बॉस ये सब जो है ना, ये जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है ना, इसको एक एक्टिविटी के तरह ट्रीट करो। और ये जो एक्टिविटी है इसको
जो ये एक्टिविटी को जो कॉस्ट ड्राइव कर रहा है उसके हिसाब से बांटना चाहिए। तो इसको कौन सा क्या किस बेसिस पे ये एक्टिविटी ड्राइव हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड्स। जितना सेकेंड का एडवर्टीजमेंट दिखाया उतना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है कि नहीं? जितना एडवर्टीजमेंट पर्पल को 250 सेकंड्स का एडवर्टीजमेंट दिया तो सीधी सी बात है उसकी वजह से ये 50 लाख में से 25 लाख रुपया तो मेरा उसकी वजह से जा रहा है। एंड फाइनली ये रियलाइज हुआ कि बॉस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करके एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। हाउ? बिकॉज ये जो ओवरहेड्स है अपन क्या कर रहे थे, कोई भी एक बेसिस पे चार्ज कर देते थे। अब ये मैंने एग्जांपल लिया कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे चार्ज कर दिया, कई जगहों पर वो लोग मशीन आवर्स के बेसिस पे चार्ज कर रहे थे, कभी कभी लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है तो लेबर के बेसिस पे चार्ज कर रहे थे। देखो पहले के टाइम पे ये सब चलता था जब एक कंपनी खाली एक प्रोडक्ट बनाती थी, एक या दो प्रोडक्ट बनाती थी मैक्सिमम। तो जब एक कंपनी एक या दो प्रोडक्ट बना रही है तो जो भी ओवरहेड्स है चलो भाई एक लेबर आवर्स के बेस पे मशीन आवर के बेस पे डिवाइड कर दिया, चल बे, नो प्रॉब्लम। बट कैन आई से आज की तारीख में चीजें चेंज हो रही है। क्या कंपनीज एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करती है या देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स दैट अ सिंगल कंपनी प्रोड्यूसेस? ठीक है, आप मानोगे नहीं, Hyundai, आप लोग ने खाली कार के बारे में सुना होगा बट Hyundai itself produces more than 100 products। सैमसंग मोबाइल फोन के लिए अपन लोग ने सुना है सैमसंग हैज मोर देन 200 प्रोडक्ट्स। तो जब इतने सारे प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो तो आप ये ओवरहेड्स डायरेक्टली प्रोडक्ट के बेसिस पे तो नहीं डाल सकते, गिविंग राइज टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उन्होंने बोला ये जो भी ओवरहेड्स है ना बॉस उसको एक्टिविटी में डिवाइड करो, वो एक्टिविटी का जो भी कॉस्ट हो रहा है फिर उसमें देखो कि भाई क्या उसका कॉस्ट ड्राइवर है। जैसे इन आर एग्जांपल कैन आई से सेकंड्स, जितना सेकंड्स का मेरा एडवर्टीजमेंट जा रहा है दिस सेकंड्स इज माय कॉस्ट ड्राइवर, दिस सेकंड्स इज माय कॉस्ट ड्राइवर। तो आप ये एक्टिविटी ड्राइवर के बेसिस पे फाइंड करो कि कौन सा प्रोडक्ट कितना कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कितना कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है, एंड देन उस प्रोडक्ट को चार्ज किया जाए। कौन सा प्रोडक्ट कितना कंज्यूम कर रहा है? तो बॉस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये ओरिजिनल जो है वो तो उसका कॉस्ट ड्राइवर विच इज सेकेंड है ही नहीं कुछ, तो ये तो कॉस्ट कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। सर 500 में से 50 सेकेंड्स सर मेरा फास्ट ट्रैक वाला जो वॉच है ना वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब कैन आई से 10%, तो कैन आई से 50 लाख में से 5 लाख रुपीस मेरे को फास्ट ट्रैक से लेना चाहिए। अरे बोलो यार। फिर बाद में सेम वे स्लिम है 75 सेकेंड्स है उसका जो भी है, फिर है 125 सेकेंड, 250 सेकेंड, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा 25 लाख रुपए पर्पल को चार्ज होना चाहिए, 12.5 लाख रुपए रागा को चार्ज होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ द होल सिस्टम शुड बी। एंड आई थिंक कुछ 7.5 लाख रुपए यहाँ पे आप स्लिम को चार्ज कर दो। ए समझ गुरु, दिस इज व्हाट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज। एंड अब इधर देखते जाओ, वो एग्जांपल को कनेक्ट हो गया ना आप लोगों को, अब देखना कैसे फटाफट थियोरी सेट हो जाएगा दिमाग में। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करता है? अटेम्प्ट्स टू अब्सॉर्ब ओवरहेड्स इनटू प्रोडक्ट ऑन अ मोर रियलिस्टिक बेसिस। क्या आपको ये रियलिस्टिक बेसिस लगा कि नहीं कि सेकंड्स के बेसिस पे उसको चार्ज करना चाहिए, या आपको पहले वाला रियलिस्टिक लग रहा है? सर सीधी सी बात है, जो अभी रिसेंटली किया है ना वो मोर रियलिस्टिक है। दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसको एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया और फिर देखा उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है। ऐसे नहीं आंख बंद करके बस मशीन आवर्स के बेसिस पे या फिर रॉ मटेरियल के बेस पे या फिर उसको ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बेस पे चार्ज कर दिया, नो। सो ओवरहेड्स जो है ना वो ओवरहेड्स को सही तरीकों से चार्ज करने को कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और मैं तो बोलता हूं पूरा गेम ही है ना, ये पूरा कॉस्टिंग का गेम ही ओवरहेड्स के ऊपर बेस्ड है। जी हाँ, कोई भी आप क्वेश्चन ले लो, डायरेक्ट कॉस्ट है ना डायरेक्ट कॉस्ट ही रहेगा, डायरेक्ट कॉस्ट में कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गेम किसका है? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सब मिला के आपका ओवरहेड्स बनता है, और उसको आप कितने सही तरीके से चार्ज करते हो डिटरमाइंस हाउ वेल इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। जी हाँ, अभी क्लियर? सो देखो आ जाओ इधर। सो इट इज अ मेथड ऑफ असाइनिंग ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। ऐसे कोई भी फिर बाद में एग्जांपल ले लो आप, यू विल रियलाइज दैट यस इसको प्रोडक्ट्स के बेसिस पे नहीं, वो प्रोडक्ट कितना एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है, मेरे वर्ड्स को ध्यान दो, वो प्रोडक्ट कितना एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है उसका अपन कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस करके फाइंड करेंगे एंड फिर प्रोडक्ट को रैशनली चार्ज करेंगे। समझ गुरु? डन।
तो कॉस्ट ड्राइवर्स आर यूज्ड एज एन अब्जॉर्प्शन बेस, समझ रहे हो? तो ऑर्डरिंग, सेटअप, नंबर ऑफ बैचेस, कुछ भी, जैसे अपने केस में सेकेंड्स वाज अ कॉस्ट ड्राइवर। आओ बेनिफिट्स क्या है, देखो कॉस्ट एंड किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियरली पता चल रहा है। अब तक क्या हो रहा था पता है, ये पर्पल खाली 10 लाख रुपए का कॉस्ट अपने पे ले रहा था और शाना बन रहा था। अपन ने उसको समझा, ये भाई हेलो पर्पल सुन मेरी बात, 25 लाख रुपए ना तेरे पर एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट गया है, तो उस हिसाब से तेरा सेलिंग प्राइस भी हमारे को रखना पड़ेगा और उस हिसाब से तेरे पास से रेवेन्यू भी चाहिए, अदरवाइज मालूम पड़ा पर्पल लॉस में जा रहा है तो बंद कर देंगे। बट अगर आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज ही नहीं किया तो आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि पर्पल का एक्चुअल जो कॉस्ट है पर्पल के लिए रेलेवेंट वो कितना है, पर्पल जितना कंज्यूम कर रहा है वो कॉस्ट पता ही नहीं चलेगा आपको, कभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज नहीं किया आपने तो। इसके लिए इट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आपको पता चलता है क्या लिंक है, कितना कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, उस हिसाब से उसको कॉस्ट चार्ज होना चाहिए। ए समझ डन। फिर बेनिफिट्स क्या है, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब अपने को पता चल गया कि भाई ठीक है, इसको एडवर्टीजमेंट का ज्यादा खर्चा है, उस हिसाब से अपन उसका प्राइसिंग भी रखेंगे, कॉस्ट भी उस हिसाब से पता चलेगा, सो दैट बिकम्स रियली हेल्पफुल। अगर आपको प्रैक्टिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करना है, अगर आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, तो देयर इज अ सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस, एकदम सिंपल। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सी आपकी एक्टिविटीज है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, और ये एक्टिविटीज इनडायरेक्ट कॉस्ट होने चाहिए। जी हाँ, देखो एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, अगर खाली डायरेक्ट कॉस्ट होता ना कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो मैं आपको बोलता हूँ कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट आता ही नहीं। अगर ये पेन बनाने के लिए खाली डायरेक्ट कॉस्ट आता ना तो खत्म, तो अपने को कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आप जाओ मैं भी जाता हूँ टाटा बाय बाय। बट ऐसा नहीं है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर लगा है उतना ही ये पेन बना है कहाँ पे, एक रेंटेड ऑर्गेनाइजेशन में, एक रेंटेड फैक्ट्री में। तो वो रेंट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसके ऊपर एडमिन स्टाफ ने काम किया है, उनको जो सैलरी जाने वाला है क्या है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आज की तारीख में इतना मेजोरिटी हो गया है कि आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कॉम्पिटिटर ने यूज किया और आपने अगर नहीं यूज किया तो आपका इनकरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्टिंग होगा, एंड देन फाइनली यू विल हैव टू शट डाउन द शॉप। होता है ना, कई बार अपन लोग देखते हैं सेम बिजनेस सेम टाइम पे चालू होता है, बट एक बंद हो जाता है एक कंटिन्यू करता है। वन ऑफ द मेन रीजन इज इनकरेक्ट कॉस्टिंग प्रोसीजर्स, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सही करने के लिए आ गया है। अब ध्यान से सुनना क्या स्टेप्स है उसका। सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, क्या ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है कि कौन सा एक्टिविटीज है। सो आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज। देखो आप क्या क्या एक्टिविटीज है जो जिसके लिए ऑब्वियसली आपको कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है। फिर बाद में कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। तो जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है पहले उसको आप लिस्ट डाउन कर दोगे, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, से फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, फिर बाद में रेंट, फिर समझो और एक कोई एक्टिविटी है, तो अभी टाइटन का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो उसका एक एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट आ गया। अब समझो रेंट, अब सेकंड रेंट है। अब हो सकता है कि 1000 एरिया स्क्वायर फीट का जगह है, 1000 एरिया स्क्वायर फीट में से 500 स्क्वायर फीट में ओरिजिनल टाइटन बन रहा है, तो 500 पर स्क्वायर फीट में अगर ओरिजिनल टाइटन बन रहा है तो 50% जो रेंटल कॉस्ट है कहना इससे वो उसको जाना चाहिए, टाइटन ओरिजिनल को चार्ज होना चाहिए। सीधी सी बात है सर, समझ रहे तुम लोग। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कॉस्ट पूल फाइंड करना पड़ेगा कि भाई टोटल वो एक्टिविटी के लिए कितना कितना, जितने भी डिपार्टमेंट से कितना कॉस्ट लग रहा है ना हर डिपार्टमेंट में वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, टोटल अप करते जाओ। फिर बाद में बेस सेट करना पड़ेगा विच इज योर एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। सो थर्ड स्टेप में आप फाइंड आउट करोगे कि आपका एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर क्या है। तो अब अपने एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो फिर यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर कहना है, इसे सेकेंड्स है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर का, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है कि भाई वो एक्टिविटी का खर्चा क्यों हो रहा है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को एवरी सेकेंड का पेमेंट करना पड़ रहा है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को। तो वो मैंने जैसे ही फाइंड किया, मैं देख लूंगा भाई मेरा कॉस्ट ड्राइवर क्या है। ऐसे हर एक कॉस्ट के पीछे उसका एक कॉस्ट ड्राइवर होता है, फाइंड दैट। तो आपने कॉस्ट पूल फाइंड किया है, आपने कॉस्ट ड्राइवर फाइंड किया है, डेफिनेटली आप उसकी वजह से कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड कर पाओगे। इन आर एग्जांपल 50 लाख रुपीस का मेरा टोटल कॉस्ट पूल आया है, डिवाइड बाय 500 सेकेंड्स मेरा कॉस्ट ड्राइवर है, तो मेरा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, जिसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट, क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 50 लाख डिवाइड बाय 500 सेकेंड्स।
मतलब अगर मैं कैलकुलेशन टर्म्स में अगर बोलूं, देन इन दैट केस, जस्ट अ मोमेंट, सो मेरा यहाँ पे 50 लाख, so it is rupees 1 lakh, sorry, 10,000 per second. 10,000 पर सेकेंड. सो 10,000 पर सेकेंड क्या हो गया मेरा? एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट. टोटल कॉस्ट पूल डिवाइड बाय कॉस्ट ड्राइवर. कॉस्ट ड्राइवर कौन है मेरा? इन दिस केस नंबर ऑफ सेकेंड्स. टोटल कॉस्ट पूल 50 लाख, कॉस्ट ड्राइवर रेट हो गया. अब कॉस्ट ड्राइवर रेट के बेसिस पे चार्ज करते जाओ प्रोडक्ट को. ओरिजिनल को पूछो, ए टाइटन ओरिजिनल, तेरा कितना है एडवर्टीजमेंट का सेकेंड? सर मेरा एक भी नहीं है. ठीक है, तेरे को चार्ज नहीं करेगा. फास्ट ट्रैक तेरा कितना है? सर मेरा 50 सेकेंड्स है. एक सेकंड का ना 10,000 का मेरा कॉस्ट ड्राइवर रेट है. ठीक है ना, तो चार्ज कर दो. तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 लाख रुपीज आया. एग्जैक्टली द आंसर. इन द सेम वे टाइटन स्लिम, सर मेरा 75 सेकेंड्स है. एक सेकंड का है ना 10,000 रुपया है. हाँ ठीक है, 7.5 लाख रुपया स्लिम का आ गया. सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो फोर्थ स्टेप में आप कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी डिवाइड बाय एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम. एंड लास्ट है चार्ज एक्टिविटी कॉस्ट टू एंड प्रोडक्ट्स, जॉब्स, प्रोसेसेस, जो भी है. एक्टिविटी कॉस्ट चार्ज टू एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्टिविटी कंज्यूम्ड इनटू एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट. तो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट है 10,000 पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी कंज्यूम, मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी कंज्यूम, मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी कंज्यूम. ए समझ. तो इसी के साथ मेरा ये एक्टिविटी का पूरा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पूरा आइडिया आ गया होगा. 5 स्टेप में आपको कोई भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करना है. पहला स्टेप क्या है? फाइंड आउट एक्टिविटी. जितनी भी एक्टिविटीज है आपके फैक्ट्री में, आपके टोटल बिजनेस में, फाइंड करो. एक्टिविटी मिल गया, उसके बाद उस एक्टिविटी का कॉस्ट पूल फाइंड करो. जितने भी डिपार्टमेंट्स है, उस एक्टिविटी, वो जो भी डिपार्टमेंट में वो एक्टिविटी हो रहा है, वो सब कॉस्ट का एक कॉस्ट पूल फाइंड करो. कॉस्ट ड्राइवर होगा उसका, फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करो, चार्ज इट टू द प्रोडक्ट्स. एवरीबॉडी क्या बोला? आइडेंटिफाई एक्टिविटी, बेस्ड ऑन दैट कॉस्ट पूल फाइंड करो वो एक्टिविटी का. कॉस्ट ड्राइवर रेट. कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे आएगा? कॉस्ट पूल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर. तो आपको आ जाएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट. वो कॉस्ट ड्राइवर रेट को चार्ज कर दो प्रोडक्ट के ऊपर, आपको मिल जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट. ए समझ गुडू, अभी क्लियर एवरीबॉडी? सो ये होता है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के स्टेप्स. अब उसमें क्या बोला है वो लोग ने, देखो जाए. एबीसी आजकल एडवांस्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में भी यूज हो रहा है. सो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने की वजह से है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हर कंपनी को यूज करना पड़ रहा है. देखो क्या है पता है क्या? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अगर समझो कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट यूज कर रही है, तो कहने से वो अपने प्रोडक्ट को सही कॉस्ट चार्ज करेगी. उसकी वजह से उसका जो प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है वो भी सही तरीके से चार्ज होगा. जबकि इफ आर बोलते ना लोकल प्रोडक्ट अगर अपन नहीं चार्ज कर रहे उसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की वजह से, देन इन दैट केस कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएंगे अपन ग्लोबली. और आज की तारीख में कोई भी कंपनी खाली लोकल मार्केट नहीं सोचता है, ग्लोबल मार्केट ही सोचता है. सो अगर आपको ग्लोबल मार्केट में रहना है तो ग्लोबल टर्म्स भी यूज करना पड़ेगा. सो जैसे जस्ट इन टाइम है तो आप जस्ट इन टाइम पॉलिसीज यूज करोगे. तो ये सब अगर आप पॉलिसीज यूज करोगे तो डेफिनेटली यू विल रिक्वायर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज अ कॉस्ट कॉन्सेप्ट. दूसरा है वर्क प्लेस ऑटोमेशन. सो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में दो चीजें हुई, एक तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, दूसरा है वर्क प्लेस ऑटोमेशन. सो कितने सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आ गई है. आपको पता है देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज 3D प्रिंटर. 3D प्रिंटर का मतलब आप जो प्रोडक्ट बोलोगे ना वो प्रिंटर बना देगा. आज तक अपन ने कैसा प्रिंटर देखा है कि खाली पेपर प्रिंट करके देता है. अब ऐसे प्रिंटर्स आ रहे हैं कि समझो मैं बोलूंगा कि 3D प्रिंटर में मैं एक सिस्टम डालूंगा जिससे बोलूंगा कि ये रिमोट है, ये देखो एसी का रिमोट है, ये एसी का रिमोट बना दे, तो वो 3D प्रिंटर एसी का रिमोट बना देगा. सो इस लेवल का ऑटोमेशन आ गया है, इस लेवल का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है. तो इसके लिए आपको वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में कॉस्ट बराबर चार्ज करना आना चाहिए. So machine intensive phase allow more flexible manufacturing rather than labor intensive. So we all know कि आज की तारीख में everything is more of machine intensive than labor intensive. So ऐसा सिनारियो है in terms of activity based costing. अब अपन जनरल दो नीचे डिस्कशन है एरियाज जहां पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. तो एक तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको कॉस्ट सही तरीके से पता चलेगा, प्राइसिंग आप बराबर कर पाओगे. डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, अगेन न्यू प्रोडक्ट्स के लिए भी अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करना है दैट्स गुड. मार्केट सेगमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, प्लांट क्लोज डाउन करना है कि नहीं करना है. कई बार प्रॉपर
कॉस्ट टेक्निक यूज करेंगे तो समझेगा आपको कि हर प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन ला रहा है, उससे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, प्लांट कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी कितना मिल रहा है मेरे को। जैसे मैंने बोला कि HUL समझो एक कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसके 100 प्रोडक्ट है। अब अगर वो 100 प्रोडक्ट में से हर प्रोडक्ट को बराबर चार्ज नहीं किया कॉस्ट, एंड इन दैट केस प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए अगेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर सकते हो। मेक और बाय डिसीजन करना है, आउटसोर्सिंग करना है, अगेन फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज। तो एक जनरल पॉइंट्स है, खाली 2-3 बार रीड कर लेना, जो भी रिकलेक्ट होता है दैट यू कैन राइट इन दी एग्जाम। सो मेन पॉइंट्स है प्राइसिंग, डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, मेक बाय डिसीजन के लिए, प्लांट क्लोज डाउन डिसीजन के लिए। एंड फिर बोला है फैक्टर्स प्रोमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ पीवीसी। क्यों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इतना डेवलप हो गया है? सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग प्रोडक्ट डाइवर्सिटी। पहले जब एक या दो ही प्रोडक्ट बनाता था ना कोई भी कंपनी, देन इन दैट केस चलता था। अब आज की तारीख में रिलायंस देखो, टाटा देखो, दुनिया का कोई भी आप प्रोडक्ट उठा लो, हर दूसरा या तीसरा प्रोडक्ट टाटा है, रिलायंस का है। तो इतना सारा डाइवर्सिटी बढ़ गया है, तो ओवरहेड्स को प्रॉपर लेवल पे चार्ज करना जरूरी है। मार्केट कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसके लिए कॉम्पिटिटर सही चार्ज करेगा तो आप पीछे रह जाओगे। ओवरहेड फंक्शंस आर एज इंपॉर्टेंट टू कस्टमर्स, वेरी ट्रू। ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन अमंग द वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की वजह से कई बार देखो, भाई वर्कर्स है, उनका भी तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं ना अपन। तो अगर उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग विच इज इनकरेक्ट उसके हिसाब से हो रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन लगता है। तो इवन दे वांट के रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जैसे सही टेक्निक्स यूज किया जाए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कम हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जैसे अपन ने इधर देखा आर इंक्रीजिंग, ओवरहेड कॉस्ट आर इंक्रीजिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ऑफन फेल्स टू हाईलाइट इंटर रिलेशनशिप अमंग एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो इससे आपको इंटर रिलेशनशिप, जैसा मैंने बोला कि जितने भी डिपार्टमेंट के वो पर्टिकुलर एक्टिविटी का कॉस्ट है, सबको अपन कलेक्ट करके फिर बाद में प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे। सो ऑल इन ऑल दिस इज अबाउट योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। आई होप पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट एस्पेक्ट जो मेरा इधर है, देखो ऐसे हर एक एस्पेक्ट को मेरे को टिक करते जाना है। फर्स्ट एस्पेक्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है, डन एंड डस्टेड। चलो नेक्स्ट है मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। सो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था। जैसे क्रोमा, क्रोमा आप लोगों को पता है, क्रोमा के पास है ना कम से कम 50 इलेक्ट्रिक आइटम्स होंगे, जैसे एयर कंडीशनर है, टेलीविजन है, यू कैन से माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है। तो हर प्रोडक्ट का उनको प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड करना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि भाई कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट कमा रहा है। क्योंकि कई बार आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कमा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट कमा रहा है, एंड उसके लिए हर प्रोडक्ट का इंडिविजुअल बेस पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूं, तो इन दैट केस समझो ये मैं क्रोमा हूं, ठीक है ना, ये मेरा एक शॉप है, ये मेरा क्रोमा का शॉप है, ये मेरा क्रोमा का शॉप है। ये टोटल 1000 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, ये टोटल 1000 स्क्वायर फीट का है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई इसमें से है ना, ये जो 500 स्क्वायर फीट है ना, ये 500 स्क्वायर फीट में खाली एक फ्रिज आता है, एकदम बड़ा फ्रिज है मेरा एकदम। तो ये मेरा बड़ा फ्रिज है, और ये बड़ा फ्रिज का पे ऊपर मेरे को 10,000 रुपया प्रॉफिट मिलता है। कितना? 10,000 रुपया प्रॉफिट मिलता है। अब इसी के सामने मेरा जो बाकी का 500 स्क्वायर फीट है ना, वो बाकी के 500 स्क्वायर फीट में मैं कुछ और रखता हूं। आओ देखते हो क्या रखता हूं। समझो माइक्रोवेव रखा है। माइक्रोवेव अगर मैं रखता हूं, तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि माइक्रोवेव को है ना खाली एक माइक्रोवेव को 10 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। एक माइक्रोवेव को खाली 10 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। अब उस हिसाब से मैं इधर पूछूंगा कि सर एक माइक्रोवेव से अपने को प्रॉफिट कितना होता है? अच्छा मैं तुमको बताऊं, एक माइक्रोवेव से है ना 1000 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट होता है। सो अब दिमाग लगाओ अपना, क्या करोगे आप? यार इतना फ्रिज है, एक फ्रिज से 10,000 का सर प्रॉफिट हो रहा है, सर माइक्रोवेव से तो खाली 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, माइक्रोवेव ज्यादा नहीं रखते, ऐसा बोलोगे आप? या बोलोगे नहीं सर, यही 500 स्क्वायर फीट में अगर मैं चाहूं तो 500 स्क्वायर फीट में क्या ना इससे 50 माइक्रोवेव रख सकता हूं, और एक माइक्रोवेव पे 1,000 रुपया कमा रहा हूं, मतलब 50,000 रुपये मैं कमा सकता हूं इतने ही एरिया में, जितने एरिया में खाली मैं एक फ्रिज ही रख पा रहा हूं। सो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है मेरा एक प्रोडक्ट, वो मेरे को देखना जरूरी है।
समझ रहे हो? हर प्रोडक्ट के बेसिस पे कितना मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है। समझो समझो मेरा और इधर एक प्रोडक्ट है से एयर कंडीशनर, ठीक है? अब ये एयर कंडीशनर है और एक कोई भी प्रोडक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, ठीक है? अब वॉशिंग मशीन अगर मेरे को चाहिए ना, तो उसका जो गोडाउन है दैट इज 10 किलोमीटर अवे, 10 किलोमीटर अवे मेरा वॉशिंग मशीन का गोडाउन है। तो हर किलोमीटर पे मेरा कॉस्ट लगता है ₹1000 पर किलोमीटर। तो अगर मेरा वॉशिंग मशीन 10 किलोमीटर दूर है तो कहना इसे 10,000 रुपए में मेरे पास वॉशिंग मशीन आ जाएगा। वही एयरकॉन, एयर कंडीशनर को एयरकॉन बोलते हैं, तो एयरकॉन अगर हुआ एंड एयरकॉन है मेरा 200 किलोमीटर दूर, अगर मेरे को एयर कंडीशनर चाहिए तो 200 किलोमीटर दूर से लाना पड़ेगा। अब 1 किलोमीटर का वापस वही 1000 रुपए, तो कैन आई से मेरे को एयरकॉन लाने के लिए 2 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। वही मेरे को वॉशिंग मशीन लाने के लिए खाली 10,000 रुपए का खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। तो कहना इसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया, जो मैं एयर कंडीशनर को ज्यादा चार्ज करूंगा, वॉशिंग मशीन को कम चार्ज करूंगा। इस सही चीज को कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, कि हर प्रोडक्ट को उसका चार्ज करो सो दैट आपको रियल प्रॉफिट पता चले हर प्रोडक्ट का, एंड उस बेसिस पे आप अपना डिसीजन मेकिंग ले सको। आओ देखते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इज यूज्ड टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट and assist management to know the true profitability, to make appropriate decisions and concentrate on profitable products and remove loss making products। मैंने आपको दूसरा एक एग्जांपल बोला था, मैं बोला कि समझो मेरा मोबाइल का शॉप है, समझो मेरा मोबाइल का शॉप है, ठीक है? अब मैं एक एप्पल का मोबाइल बेचूंगा ना, एक एप्पल का मोबाइल बेचता हूं तो मुझे 50,000 रुपए का फायदा होता है। वही अगर मैं एक ओप्पो का फोन बेचता हूं तो मुझे 1,000 रुपए का फायदा होता है। तो बोलो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा? तो अगेन डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी निकालना पड़ेगा। हो सकता है ओप्पो में कमा रहा एक ही 1000 ही हूं, बट उसके मैं 100 पीसेस बेच सकता हूं, और वो एप्पल में कमा रहा 50,000 हूं, बट हो सकता है उसका एक महीने में मैं खाली एक ही प्रोडक्ट बेचूं और ओप्पो का 100 प्रोडक्ट बेच दूं। तो ऑल ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग विल बी पॉसिबल ओनली जब मैं उसका डायरेक्ट प्रॉफिट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लूं। तो क्या फायदा होता है डीपीपी से? सबसे पहले बेटर कॉस्ट एनालिसिस, मुझे पता चल जाता है भाई कौन से प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है। रैशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट रेंजेस, कौन सा प्रोडक्ट रेंज रखना है नहीं रखना है वो मेरे को एक बार समझ में आ जाता है, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक क्रोमा जहां पे रिटेल सेटअप है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी है ना, मेजरली रिटेल सेटअप वाले यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगेन मेरे को वो चीज पता चल जाएगी। बेटर प्राइसिंग डिसीजन, अगेन अगर किसी का से फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉस मेरा एयर कंडीशनर का 2 लाख रुपए तो खाली ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा है, तो सीधी सी बात है वो कॉस्ट में रिकवर तो करने वाला हूँ कस्टमर के पास से ही, तो उस हिसाब से मेरे को प्राइस रखना पड़ेगा ना कि मेरा कॉस्ट रिकवर हो जाए बॉस, समझे? फिर है बेटर मैनेजमेंट ऑफ स्टोर एंड वेयरहाउस स्पेस विच इज योर फ्रिज वाला केस। तो अगर फ्रिज का इतना ज्यादा जगह वो कंज्यूम कर रहा है जबकि प्रॉफिट इतना कम दे रहा है, देन इट मे नॉट बी अ वाइबल ऑप्शन फॉर मी। तो ये सब चीजों को मेरे को क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। कौन करता है ये? डीपीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, जो बोलता है कि हम चार चीजों को मेनली एनालाइज करते हैं। पहला कि कितना उसके ऊपर ओवरहेड कॉस्ट लग रहा है। सो ओवरहेड कॉस्ट के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप यूज करोगे। सो इंकर थ्रू एन एक्टिविटी दैट इज नॉट लिंक्ड डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इन जनरल होगा बट अपन वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चार्ज कर पाएंगे, सो दैट वी कम टू नो कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फिर है वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। तो वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट इज इन रिलेशन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय प्रोडक्ट्स व्हिच आल्सो इंक्लूड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हो सकता है कि किसी का स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है बहुत टाइम तक स्टोर करके रखना पड़ता है, ओनली देन आई एम एबल टू सेल इट इन द मार्केट, तो उसका स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कई बार ज्यादा होता है, जैसे मेरे एग्जांपल में एयर कंडीशनर था, कभी कभी किसी का वेयरहाउसिंग बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है, उसकी वजह से वेयरहाउस कॉस्ट बढ़ जाता है, समझ रहे हो? फिर आता है मेरा इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कॉस्ट। कई बार प्रोडक्ट छोटा होता है बट उसके चक्कर में मेरा बहुत बड़ा यू कैन से कॉस्ट स्टक हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे एप्पल की बात करूं,
देन इन दैट केस एप्पल का मोबाइल अगर मेरे को स्टोर करके रखना है मेरे पास, तो एप्पल के मोबाइल का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो मेरा बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। हो सकता है उसके वजह से मेरे को लोन लेना पड़े, तो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा मेरा। तो वो प्रोडक्ट के लिए मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट अलग से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज उसका कॉस्ट आया है, मेरे को उसके लिए लोन लेना पड़ा। सो दैट विल ऑल्सो बी काउंटेड हियर। तो इन्वेंट्री फाइनेंसिंग कॉस्ट आ सकता है। एंड फिर आता है प्रोडक्शन बैच कॉस्ट। अगर प्रोडक्ट का जो बैच साइज है वो समझो छोटा है, तो मेरे को बहुत बार बैच रन करना पड़ेगा। अब जितनी बार मेरे को बैच रन करूंगा, मेरे को सेटअप कॉस्ट लगेगा, प्रोडक्शन रन कॉस्ट लगेगा। सो अगेन दैट विल बी डिडक्टेड। सो इफ प्रोडक्ट आइटम्स ऑफ बैच आर स्टॉक्ड ऑन शेल्फ, लेबर टाइम कॉस्ट इज इंकर्ड। कई बार स्टॉकिंग कॉस्ट लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डीमार्ट या ऐसी कोई जगह पे गए, देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कई बार आपको स्पेशल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगेन दैट इज अ स्पेसिफिक कॉस्ट, वो प्रोडक्ट को चार्ज करना पड़ेगा। इस बेसिस पे ये सब के एनालिसिस के बाद मुझे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सही में बेटर प्रॉफिट दे रहा है। अभी अंडरस्टैंडिंग। तो छोटा सा मैंने एक ऐसे ही रफ यू कैन से फॉर्मेट बनाया, ठीक है ना। सो एग्जाम में समझो आपको डीपीपी डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, सो यू कैन यूज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस परचेस कॉस्ट पर यूनिट। ये तो एकदम सिंपल है। मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट कॉस्ट में मच है ही नहीं। बट उसके बाद वाले जो कॉस्ट है, वेयरहाउस कॉस्ट, हर प्रोडक्ट का अलग होगा बेस्ड ऑन द एरिया दैट इट इज ऑक्यूपाइंग, कितने टाइम के लिए वो मेरे पास पड़ा है, क्या उसको वेयरहाउस करने के लिए मेरे को अलग से लेबर चाहिए क्या, तो अलग उसका अगेन कॉस्ट लग जाएगा। फिर बाद में अगेन नेक्स्ट इज माई स्टोरेज कॉस्ट, फिर है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और इंटरेस्ट जो मनी ब्लॉक हो रहा है उसका कोई कॉस्ट लग सकता है। ऑल ऑफ दैट वो कंसीडर करने के बाद मैं बताऊंगा कि मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कितना आ रहा है। सो आई होप डीपीपी इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो नेक्स्ट है अपना कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब मैं आपको कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, वो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए इन प्रैक्टिस यूजुअली यूजेस दिस, और मेजरली सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो होता है ना, वो इसको यूज करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर, अब अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूं, मेरे अराउंड 10 क्लाइंट होंगे। किसी का मैं स्टैट ऑडिट करता हूं, किसी का मैं टैक्स ऑडिट करता हूं, किसी के लिए हो सकता है मैं खाली रिटर्न फाइलिंग का काम करता हूं। तो हर एक कस्टमर से मुझे कुछ ना कुछ रेवेन्यू आ रहा है, और हर एक कस्टमर के लिए मेरे को कुछ कॉस्ट इंकर करना पड़ रहा है। हो सकता है कि जिसका मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिट मिला है, उसके लिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख रहा हूं, विच आई हुम आई एम गिविंग 50,000 पर मंथ, जस्ट एन एग्जांपल। अब मैं उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए भेज रहा हूं। एक महीना वो मेरा वही क्लाइंट का स्टैट्यूटरी ऑडिट करके आया, 50,000 रुपया तो मैं उसको दूंगा, प्लस और मेरे कुछ मिसलेनियस खर्चे हुए होंगे, मेरे को कई बार जाना पड़ेगा, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार एटलीस्ट 4-5 लाख का तो उसके पास से मेरे को रेवेन्यू आए। मालूम पड़ा वो मेरे को बोल रहा है कि नहीं नहीं 1 लाख ही रुपया मैं दूंगा, तो मेरे लिए तो कस्टमर प्रॉफिटेबल ही नहीं हुआ ना। वो वाले कस्टमर को मैं बोलूंगा भाई हाथ जोड़ता हूँ, 50-60 हजार रुपए तो मैंने मेरे सीए को दे दिए, मेरा खुद का मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, मेरा एक विजिट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10,000 रुपया, मैं 5-6 बार आ गया, प्लस वो सीए का ट्रैवलिंग कॉस्ट, मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट, प्लस सो मेनी अदर थिंग्स। तो यार 1 लाख रुपए तू दे रहा है मेरे लिए, तो तू एक लॉस मेकिंग कस्टमर हो गया ना। अभी अंडरस्टैंडिंग। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन सिस्टमैटिकली उस चीज को समझे कि क्या कस्टमर अपने को प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है कि नहीं। उसके लिए हर एक कस्टमर का अपने को प्रॉफिटेबिलिटी निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई कस्टमर जिसका मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूं, उससे मेरे को बेटर मिल रहा है, सो आई विल हैव टू सी कौन सा कस्टमर से मुझे कितना पेमेंट मिल रहा है, एंड अगर वो प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। अगर प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, देन इन दैट केस मेरे को मेरे कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि भाई अपना जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज करना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज अदरवाइज आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। अभी अंडरस्टैंडिंग। और एग्जाम्पल भी इसमें ले सकते हैं, जैसे बैंक्स है, होटल्स है। मैं अभी अगर आपको एक आइडिया दूं, तो यहाँ पे है ना, मेरे ही जस्ट घर के पास में एमसी है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का एक सचिन तेंदुलकर जिमखाना करके है, ठीक है। वहां पे 4 कैटेगरी के कस्टमर्स है। अब मैं एमसीए के नजरिए से देखूं तो एक है सिल्वर, एक है गोल्ड, एक है डायमंड, एक है प्लैटिनम। तो मैंने गोल्ड का मेंबरशिप लिया हुआ है, तो गोल्ड के मेंबरशिप वालों को बैंक्वेट में अगर कुछ करना है उनको इवेंट, देन इन दैट केस दे हैव टू पे एक्स्ट्रा रुपीज। वही अगर प्लैटिनम वाला है, देन इन दैट केस उसके लिए फ्री है। बट प्लैटिनम वाले को एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हाई भरना पड़ता है। प्लैटिनम वाले को जो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट था टू गेट दैट मेंबरशिप, वो हाई पे करना पड़ता है। सेम में होटल इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। एक होता है समझो डिलक्स रूम, एक होता है सुपर डिलक्स रूम। तो डिलक्स रूम का अलग
मैं आपके लिए अलग कस्टमर हो गया, सुपर डिलक्स वाला अलग कस्टमर हो गया, कौन से कस्टमर को क्या फैसिलिटी देना है, उस फैसिलिटी का कितना कॉस्ट है, सामने उस सुपर डिलक्स वाले से कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो वो सब एनालिसिस करने के कहते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो अब क्या होगा पता है क्या, एग्जाम में या तो डीपीपी या सीपीए कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के ऊपर एक सम आएगा एकदम टिपिकल, एंड आपको उसको सॉल्व करना है। अब उसमें ना तीन कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। एक होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। ये एक्टिविटी फाइंड करोगे, उसके कॉस्ट ड्राइवर फाइंड करोगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट के बेसिस पे प्रोडक्ट को चार्ज करोगे। तो एक तो आपको वो यूज करना है। दूसरा, आप देखोगे कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्या क्या कॉस्ट दिए हुए हैं, वो आप माइनस करोगे। उससे आपको या तो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा, या अगर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है वो पता चलेगा। फिर आपको क्या करना है पता है क्या, लाइन बाय लाइन आइटम का एनालिसिस करना है। कैसे करना है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं और आपको खाली एक आइडिया दे दूंगा कि भाई दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीएआई इज। आओ पहले इसको रीड करते हैं। क्या है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, न्यू टेक्निक लिंक्ड टू एबीसी। तो मैंने आपको बोला ना, अगर सीपीए कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस या डीपीपी का सम आता है, एबीसी से कनेक्ट उसका करना ही है अपने को। कस्टमर्स आर चार्ज अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी यूटिलाइजेशन। तो मैं डायमंड कस्टमर हूँ, सॉरी मैं गोल्ड कस्टमर हूँ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन सचिन तेंदुलकर जिमखाना का। तो मेरे से उन्होंने 10 लाख रुपीज लिया है, बट फिर मेरे को सामने बैंक्वेट नहीं दे रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, उससे 20 लाख रुपए लिया है, प्लैटिनम मेंबरशिप दिया, उसको बोला बैंक्वेट फ्री में यूज कर बिंदास। तो भाई कस्टमर के एक्टिविटी यूटिलाइजेशन के बेसिस पे ऑब्वियसली उससे अपन रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल में दिया एक बैंक, विड्रॉवल ऑफ कैश, अनऑथोराइज्ड ओवरड्राफ्ट। अब मैं मेरा एक्सिस बैंक में आई एम प्रिविलेज्ड कस्टमर, तो मेरे लिए ये सब चीज फ्री है। विड्रॉवल ऑफ कैश, रिक्वेस्ट फॉर अ स्टेटमेंट, रिटर्निंग अ चेक। वही मेरा एक फ्रेंड है, उसने कल एक जनरल अकाउंट खुलवाया, उसके सबके लिए सब चीज चार्जेबल है। समझ रहे हो? सो बेस्ड ऑन कस्टमर मैं प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहा हूँ, उसके हिसाब से दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू चार्ज, मेरा सर्विस चार्जेस अलग होगा। होटल्स के लिए गार्डन फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। रश ऑर्डर, सपोज मैं किसी कस्टमर को रश ऑर्डर दे रहा हूँ, रश ऑर्डर मतलब एकदम इमीडिएट बेसिस पे उसका फोन आएगा, बोलेगा अरे अभी का अभी मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। तो रश ऑर्डर के लिए मेरे को ज्यादा खर्चा होगा, तो मैं या तो उसको रश ऑर्डर डिलीवर करने का मैं उससे ज्यादा चार्ज कलेक्ट करूंगा, या फिर अगर नहीं कर रहा हूं देन इन दैट केस मेरे को वो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, तो मेरा लॉस हो जाएगा। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। आफ्टर सेल्स सर्विस क्या दे रहा हूँ, टेक्निकल सपोर्ट, कुछ अलग से उसको पैकिंग दे रहा हूँ क्या, मालूम पड़ा उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने बहुत ज्यादा इंकर कर दिया। सो ये हर एक कस्टमर का मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड देन अ प्रॉपर डिसीजन कैन बी टेकन। कस्टमर्स आर चार्ज्ड एज पर द सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय देम। होता क्या इससे बेनिफिट, हेल्प सप्लायर टू आइडेंटिफाई विच कस्टमर्स आर इरोडिंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। जैसा मैंने बोला, वो स्टैट ऑडिट वाला दे रहा है 1 लाख रुपया, और मेरे को उसको सर्व करने में 1,50,000 रुपीज का तो खर्चा जा रहा है, तो 50,000 रुपए का लॉस हो गया, इरोडिंग माई प्रॉफिटेबिलिटी। एंड विच कस्टमर्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट, helps to have a constructive dialogue between buyer and seller. So in case मुझे लग रहा है कि भाई कहीं पे प्राइस इंक्रीज करवाना है, we can always have a discussion वैसा। enhances decision making related to customers, कॉस्ट रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो अगर मुझे लग रहा है कि भाई कहीं पे कॉस्ट रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, या कोई एक सर्विसेज कम करने से ओवरऑल मेरे को प्रॉफिट बेटर हो जाएगा, प्लस वो कस्टमर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट कैन बी डन। So that is called as cost reporting and communication, and helps to find out value profitability of each customer segment. अब मेरे लिए, मेरे क्लासेस के लिए मैं आपको बोलता हूं, मेरे लिए कस्टमर सेगमेंट क्या है। 3 कस्टमर सेगमेंट है मेरे लिए, एक सीए फाउंडेशन, एक सीए इंटरमीडिएट, एक सीए फाइनल। ये 3 कस्टमर सेगमेंट है। अब मैं खुद पर्सनली सीए फाइनल में हूं, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो सीए फाइनल मेरे लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। बट यही अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो पूरा आउटसोर्स किया हुआ है, तो जो भी मैं पढ़वा रहा हूं वो और प्रोफेसर पढ़ा रहा है, उसके लिए मेरे को खर्चा भी करना पड़ रहा है, वो जो रेवेन्यू है वो भी पूरा मेरे पास नहीं आ रहा है, बुक्स का खर्चा है, तो वो मेरे लिए इतना नॉट सो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है जो सीपीटी सीए फाउंडेशन वाला है। तो ऐसे हर एक कस्टमर का मेरा सेगमेंट है, उसको मैं एनालाइज करूंगा एंड उस हिसाब से आई विल टेक डिसीजन। सो इसको कहते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। आई होप वी आर क्लियर। अब जैसा आपको पता है कि इस बुक में काफी सारे सम्स भी है, तो अगर आप कोई भी सम इसमें पिकअप करोगे देन इन दैट केस
दे विल ऑलवेज टेल यू, से फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये एन का लिमिटेड का आपने क्वेश्चन लिया है, ठीक है, तो अब ये एन का लिमिटेड का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने वाले हो ना, तो यहाँ पे देखो एक 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 यहाँ पे अपने देखेंगे अपन सेल्स, ये आपका डायरेक्ट सेल्स है, फिर बाद में जो आपका वेरिएबल कॉस्ट दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट, फिर बाद में आपके जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, उसमें आप देखोगे क्या कॉस्ट ड्राइवर है, उस बेसिस पे आप चार्ज करोगे। अब आपको क्या एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट का मैं आपको बता देता हूं। इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप ये लाइन बाय लाइन आइटम को एनालिसिस करें कि भाई टोटल मेरा कितना केसेस सेल हुआ है, तो 7580 प्लस 38 350 प्लस 78 520 प्लस 15 560, उसमें से कैन आई से कस्टमर सी का मेरे पास 1/3 से भी ज्यादा टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैं बेच रहा हूँ 1/3 इज बाय कस्टमर सी, तो कैन आई से उसको मेरे को स्पेशल देखना पड़ेगा कि भाई हाउ कस्टमर सी इज ओवरऑल, कैसा उसका परफॉर्मेंस है एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसे मेरे को क्या करना है पता है क्या, एग्जाम में जब अगर डीपीपी या सीपीए का क्वेश्चन आता है तो लाइन बाय लाइन एनालिसिस करना है। अब मेरे को देखना है कि भाई कितना डिस्काउंट दिया, तो देखो चारों प्रोडक्ट का कितना डिस्काउंट है, उसमें से सबसे ज्यादा डिस्काउंट क्यों दिया है, किसी को भी दिया है तो कितना डिस्काउंट ऑन एन एवरेज आ रहा है, क्या वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने की वजह से मेरा जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया है क्या, एनालिसिस हो गया। फिर बाद में आ गया मेरा इधर वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट तो सबके लिए सेम ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में आ गया मेरा इधर विजिट कॉस्ट, कि भाई क्या है विजिट कॉस्ट कितना है मेरा, कहीं हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर के पास मैं बार बार जा रहा हूं बट उससे उतना सेल जनरेट नहीं हो रहा, हो सकता है एक कस्टमर ए है जिसको मेरे को 10 विजिट देना पड़ता है और सेल्स है ₹1 लाख, और दूसरा है कस्टमर बी जिसको मेरे को एक विजिट देना पड़ता है, उसका भी सेल्स वैल्यू है ₹1 लाख। तो मैं सोचूंगा ना यार कस्टमर ए के लिए 10 बार जा रहा हूं तब जाके 1 लाख रुपया मिल रहा है, कस्टमर बी के लिए एक ही बार जा रहा हूं और 1 लाख रुपया मिल जा रहा है, तो कस्टमर बी बेटर है, तो कस्टमर ए से या तो मेरे को रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन ज्यादा होना चाहिए, या फिर वो मेरे को अगर उसकी वजह से लॉस हो रहा है तो एक मेरे को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, भाई ऐसा कैसे चलेगा। सो ऑल ऑफ दैट सेम है। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेरा है, एनालाइज करना पड़ेगा एक एक का कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, किसका ज्यादा है, तो क्यों नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा हो रहे हैं, हो सकता है कोई जस्ट इन टाइम पॉलिसी यूज कर रहा हो वैसा। सो डिलीवरी कॉस्ट कितना है, हो सकता है कि किसी का एक्सपेडिट डिलीवरी जैसे रश ऑर्डर वाला डिलीवरी हो, तो हो सकता है उस केस में डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा हो, तो कोई भी कस्टमर को बहुत ज्यादा रश ऑर्डर्स या अपने को ये नहीं देना चाहिए बिकॉज इट विल रिजल्ट इनटू अ हायर कॉस्ट, या अगर ऐसा हो रहा है तो उससे अपन क्या एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिकवर कर रहे हैं क्या। सो ऑल ऑफ दैट एक 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 प्रोडक्ट हैंडलिंग कॉस्ट देख लो, प्रॉफिट पर कस्टमर देखो, प्रॉफिट पर कस्टमर केस देखो, एक 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 एक, एक जो भी इधर पॉइंट है ना उसका परसेंटेज एनालिसिस करने का, थोड़ा एक लॉजिकल एनालिसिस करने का कि किसका सबसे ज्यादा है, उसको थोड़ा क्रिटिसाइज करने का, जिसका कम है उसको थोड़ा प्रेस करने का, बस ऐसे करके आपका ये पूरा एनालिसिस बन जाएगा। यहाँ पे चाहिए तो आप एक बार रीड कर लेना, इतना डिटेल में दिया है। आईसीआई का ही भाई तुमको चाहिए ना, आईसीआई का ही मटेरियल चाहिए हमको, तो आईसीआई का ही मटेरियल एज इट इज लिया है, बट कैसे इसको प्रेजेंट करना है एज अ स्टूडेंट मैं देखूंगा। हाँ 1.5 पेजेस का थियोरी नहीं हो पाएगा सर, हो पाएगा अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन ऐसे एनालिसिस करते जाऊं, परसेंटेज बेसिस पे थोड़ा एनालिसिस करूं, थोड़ा एब्सोल्यूट बेसिस पे एनालिसिस करूं, एक दो प्रोडक्ट का पॉजिटिव, एक दो प्रोडक्ट का क्रिटिसिज्म और कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हो वो डाल दो, दैट्स इट। वही करते करते तो ये पूरा आंसर बना, ये देखो पूरा परसेंटेज बेसिस पे एनालिसिस, फिर थोड़ा कुछ लॉजिकल पॉइंट रहेगा, हो गया। वापस से अमाउंट के बेस पे परसेंटेज बेस पे एनालिसिस, फिर कोई पॉइंट रहेगा, हो गया। अगेन सेम वे, सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कोई सम आता है तो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट। इसी के साथ अपना कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज ऑल्सो कंप्लीट। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। आइए समझने की कोशिश करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सी ये ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आपका काफी लिंक्ड है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखो आप लोग ने क्या क्या पढ़ा है, एक फटाफट अगर आप लोग अपना रिवीजन वीडियो देख चुके हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर, तो अपन ने देखो ना मेन क्या उसमें अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आया, दैट इट इज द चेंज इन प्रॉफिट जिसको अपन एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे भी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में भी वो वही बोल रहा है कि भाई जो भी चेंज हुआ है तुम्हारा प्रॉफिट में, जो फैक्टर्स की वजह से हुआ है उसको एनालाइज करो। अब बात क्या है पता है क्या, यहां पे थोड़ा वर्डिंग्स अलग है। इट इज लाइक एक इंडिया का वर्जन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये यूएसए का वर्जन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, बस और कुछ नहीं। सो अब देखो इंडिया के वर्जन में अपन क्या करते थे, से अगर मैं सेल्स की बात करूं, देन इन दैट केस सेल्स में अपन लोग के दो मेजर वैरायंस होते थे भाई, एक तो मेन सेल्स वैल्यू वैरायंस होता था,
बट सेल्स वैल्यू वेरिएंस होता क्या है? इट इज अ बाइफरकेशन ऑफ व्हाट? बाइफरकेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस प्लस सेल्स प्राइस वेरिएंस। तो ये जो वॉल्यूम है ये किस चीज को देखता था कि मेरा चेंज इन वॉल्यूम कितना है, करेक्ट? सो फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2023 अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम है 10,000 यूनिट्स एंड इन द ईयर अगर 2024 मेरा वॉल्यूम हो गया 15,000 यूनिट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई से देर इज अ 50% ग्रोथ इन द वॉल्यूम? देर इज अ 50% ग्रोथ इन द वॉल्यूम। तो दे विल स्पेसिफिकली से बाय ग्रोथ, उन्होंने देखा ना यहाँ पे, तो उनका एक कंपोनेंट है ग्रोथ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं अपने को पता है क्या? व्हाट वी डू इज अपन पहले सेल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? अगर मैं इसको ट्रेडिशनल इंडियन वे बोलूं तो अपन पहले सेल्स में डिवाइड करते हैं और फिर सेल्स को ग्रोथ में डिवाइड करते हैं एंड देन फिर ये सेल्स को प्राइस में डिवाइड करते हैं, फिर ये सेल्स को अपन क्या करते हैं? प्राइस में डिवाइड करते हैं, राइट? उनका मेथोडोलॉजी क्या है कि आप प्रॉफिट को पहले ग्रोथ में डिवाइड करो और फिर ये ग्रोथ से सेल्स में डिवाइड करो। समझ रहे हो? सो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे इट सिमिलर ही है सब चीजें, बट सिर्फ एक थोड़ा सा तरीका अलग है। व्हाट वी डू इज पहले अपन सेल्स फाइंड करते हैं, सेल्स में कितना ग्रोथ हुआ है, सेलिंग प्राइस में कितना चेंज हुआ है। तो दूसरा अपना एस्पेक्ट होता है सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस कैसे अपन लोग निकालते हैं? से 2023 में अपन लोग ने 100 रुपीज में बेचा था, अभी 2024 में अपन 150 रुपीज में बेच रहे हैं, तो 50 रुपीज का चेंज इन सेलिंग प्राइस हुआ है। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? और एक फैक्टर होता है, तो ये सेल्स के लिए अपने को इतना समझ में आ गया। तो सेल्स के लिए क्या होता है? वॉल्यूम एक फैक्टर होता था और प्राइस एक फैक्टर होता था। तो वो वॉल्यूम वर्ड को यहां पे रिप्लेस कर दिया है विद द वर्ड ग्रोथ एंड प्राइस को प्राइस ही रखा है, बट खाली वर्ड यूज किया है प्राइस रिकवरी, खाली वर्ड यूज किया है प्राइस रिकवरी। समझ गए? इन द सेम वे अगर मैं आपको बाकी चीजों का बात करूं, देन इन दैट केस कैन आई से मटेरियल भी होता है मेरा, बराबर है? या फिर फॉर एग्जांपल लेबर भी होता है, वेरिएबल ओवरहेड्स भी है। तो अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल में दो मेरे एस्पेक्ट्स का डिवीजन है। एक होता है मेरा यूसेज वेरिएंस। कैन आई से यूसेज वेरिएंस क्या आप चेक करता है मेरा कि भाई टोटल कितना क्वांटिटी कंज्यूम होना चाहिए था एंड कितना क्वांटिटी एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है। सो यहाँ पे कितना क्वांटिटी कंज्यूम होना चाहिए था, कितना क्वांटिटी कंज्यूम होना चाहिए था, दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि भाई मेरा टोटल सेल्स कितना इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि मेरा सेल्स 1 लाख यूनिट्स से 1,50,000 पे ग्रो हुआ है, मेरा सेल्स 1 लाख यूनिट से 1,50,000 यूनिट्स पे ग्रो हुआ है, देन इन दैट केस 1,50,000 यूनिट्स अब मेरे को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को 1,50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मटेरियल भी ज्यादा कंज्यूम होगा। तो क्वांटिटी का भी क्या होने वाला है? ग्रोथ होने वाला है। तो लोग बोलते हैं ग्रोथ कंपोनेंट सेल्स का भी होता है। इन द सेम वे ग्रोथ कंपोनेंट मटेरियल का भी होगा। इन द सेम वे मटेरियल का लिए आपने सोचा होगा कि भाई क्या रेट पे आप लाने वाले हो, तो आपने सोचा होगा 10 रुपए में लेकर आओगे 1 किलो, बट अभी रेट हो गया है से 1 साल बाद 12 रुपीज, तो कहना इससे ये प्राइस रिकवरी हो गया मेरा, करेक्ट? तो अपना मटेरियल रेट वेरिएंस की जगह पे यहाँ पे क्या वर्ड यूज होता है? प्राइस रिकवरी। तो ग्रोथ कंपोनेंट अपन ने देखा सेल्स के लिए यूज हुआ या रेवेन्यू के लिए जिसको आप बोल सकते हो यूज हुआ। इन द सेम वे प्राइस कंपोनेंट सेल्स के लिए, सेलिंग प्राइस के चेंज के लिए हुआ। वैसे ही ग्रोथ कंपोनेंट कॉस्ट के लिए भी यूज हो रहा है। मटेरियल मेरा ग्रो हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर मेरा सेल्स ग्रो हुआ तो सीधी सी बात है वो सेल्स को बनाने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा एंड उसके लिए मेरा मटेरियल का कंजम्पशन होगा। मेरा जो रेट है जितना मैं देने वाला था मटेरियल के इनपुट के लिए उसमें अभी या तो ज्यादा होगा या कम होगा, जो भी, तो प्राइस रिकवरी आएगा। इसमें और एक चीज आती है इन द सेम वे। चलो मैं भी अगर एक बार फटाफट लेबर के साथ भी इसको कनेक्ट कर दूं तो लेबर में भी सेम चीजें होती है। लेबर का भी रेट होता है, अपन लोग उसको समझो स्किल लेबर को 100 पर आवर दे रहे थे, अब 150 पर आवर देंगे, तो लेबर का वो प्राइस रिकवरी हो गया। उसका लेबर का भी एक काइंड ऑफ आर्स हो सकता है कि भाई कितना आर्स उसको लगने वाला था। अब अगर मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होने वाला है तो सीधी सी बात है लेबर आर्स भी ज्यादा लगेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? इसमें इंटरनेशनल लेवल में और एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। उनका क्या मानना है कि जब भी ये प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट में याद रखना वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द कॉस्ट एस्पेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि आप जो भी खर्चा करते हो
वो सब खर्चे के लिए आप जो भी खर्चा करने वाले हो वो सब खर्चे के लिए आपको प्रोडक्टिविटी ऑलवेज चेक करते रहना है। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। जैसे अगर समझो आप मटेरियल की मैं बात करता हूं, ठीक है। अब आपने लास्ट ईयर समझो 1 लाख आउटपुट प्रोड्यूस किया। समझो आपने लास्ट ईयर 1 लाख आउटपुट प्रोड्यूस किया। ये 1 लाख आउटपुट के प्रोडक्शन के लिए, ये 1 लाख आउटपुट के प्रोडक्शन के लिए हो सकता है आपको 5 लाख इनपुट का जरूरत पड़ा होगा। आपको 5 लाख इनपुट का जरूरत पड़ा होगा। बोलो बोलो, चल चल। यस सर, 5 लाख इनपुट का जरूरत पड़ा। बिल्कुल सही बोला आपने। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, करंट ईयर में अगर मेरे को 2 लाख का आउटपुट बनाना है तो कैन आई से मेरे 10 लाख इनपुट में काम हो जाना चाहिए। 10 लाख इनपुट में काम हो जाना चाहिए। बट अगर मैंने समझो 11 लाख का इनपुट लिया, देन इन दैट केस कैन आई से मेरा प्रोडक्टिविटी डाउन हो रहा है। एंड यही इसकी जगह पे समझो मैंने 9 लाख का इनपुट लिया, देन कैन आई से मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है कि भाई चलो 10 लाख के इनपुट के जगह पे इसने तो 2 लाख यूनिट्स खाली 9 लाख के इनपुट में बना दिया। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो दैट थर्ड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। सेम वे लेबर आवर्स के लिए, भाई एक आउटपुट बनाने के लिए जब मेरा लेबरर यूज होता था तो एक आउटपुट बनाने के लिए 10 घंटा, लास्ट ईयर हम लोग ने 10 लाख आउटपुट बनाया तो 1 करोड़ आवर्स में काम हो जाना चाहिए था, बराबर। अब ये बार मैंने अगर 20 लाख इनपुट बनाया है तो 2 करोड़ आवर्स में काम हो जाना चाहिए। इसकी जगह पे समझो 2.1 करोड़ लगा, देन इन दैट केस कैन आई से मैं बोलूंगा भाई एडवर्स काम हो रहा है, 2 करोड़ घंटे में काम हो जाना चाहिए था। लास्ट टाइम सेम यूनिट्स अपन लोग ने बनाया है यार, उतने ही आवर्स में। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो इससे अपन क्या चेक कर रहे हैं कि कितना प्रोडक्टिविटी है। इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट। आओ तीनों को एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पे आ जाओ। प्रॉफिटेबिलिटी इज द इंजन दैट ड्राइव्स द बिजनेस एंटरप्राइज। सीधी सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एनी बिजनेस इज प्रॉफिटेबिलिटी। अब होता क्या है प्रॉफिटेबिलिटी? अबिलिटी टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। एनालिसिस मतलब कि आपको चेक करना है कि भाई जो भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी है, वेदर यू आर एबल टू अचीव जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसके कंपैरिजन में। अब आते हैं इसके कंपोनेंट्स के ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज अफेक्टेड बाय वेरियस कंपोनेंट्स which are responsible for change in revenue and cost, and उसी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेरे 3। एक है कि भाई कितना ग्रोथ की वजह से चेंज हो रहा है, दूसरा है मेरा कितना प्राइस रिकवरी की वजह से चेंज हो रहा है, तीसरा है मेरा कितना प्रोडक्टिविटी की वजह से चेंज हो रहा है। एंड अगर आप प्रोडक्टिविटी में देखोगे देन इट इज ओनली द कॉस्ट इफेक्ट, बट अगर आप ग्रोथ और प्राइस रिकवरी में अगर देखोगे देन देयर इज रेवेन्यू इफेक्ट एंड कॉस्ट इफेक्ट बोथ। तो ग्रोथ का रेवेन्यू इफेक्ट किस पे जाता है? सेल्स पे जाता है। कैन आई से तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी में मेरा चेंज हो रहा है वो मेरे को इधर देखना है। तो लास्ट ईयर अगर मेरा सेल्स था 10 लाख, ये बार मेरा सेल्स हो गया 12 लाख, तो वो जो चेंज इन क्वांटिटी है ना, वो जो चेंज इन क्वांटिटी है ऑब्वियसली उसकी वजह से मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो वो जो चेंज इन क्वांटिटी की वजह से, मतलब जो ग्रोथ हुआ है मेरा सेल्स में, उसकी वजह से जो रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा वो आ जाता है मेरा यहाँ पे। ग्रोथ में याद रखना वी आर फोकसिंग ऑन द क्वांटिटी। इन द सेम वे प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। तो प्राइस रिकवरी में जो रेवेन्यू इफेक्ट दिख रहा है आपको, तो प्राइस रिकवरी में रेवेन्यू इफेक्ट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने प्राइस से चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपए थे लास्ट टाइम, देन इन दैट केस इट विल बिकम 12 दिस फॉर दिस ईयर, देन 2 रुपीज से देर इज अ प्राइस का चेंज। तो रेवेन्यू पे प्राइस का क्या इंपैक्ट आएगा वो अपने को देखना है। फिर बाद में आता है कॉस्ट इफेक्ट। कॉस्ट इफेक्ट में आते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में ऑब्वियसली आता है आपका मटेरियल, आपका लेबर। अब अगर ग्रोथ हुआ है सेल्स का तो सीधी सी बात है वो सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को मटेरियल की जरूरत लगेगी। तो लास्ट ईयर से तो ऑब्वियसली मेरे को मटेरियल ज्यादा मंगवाना पड़ेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो ये इतना क्वांटिटी जो मैं ज्यादा मंगवा रहा हूं, जो सेल कर रहा हूं, उसकी वजह से फेवरेबल इंपैक्ट आएगा। कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगा, उसकी वजह से मटेरियल्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आएगा। बट अगर मैंने मटेरियल बराबर
क्वांटम में यूटिलाइज किया, देन इन दैट केस उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो मेरा प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट चेक कर लेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, देखो ये जो मेरा ग्रोथ कंपोनेंट है ना, वो क्या चेक करता है पता है क्या? समझो लास्ट ईयर मैंने 10 लाख का आउटपुट बनाया, और वो 10 लाख आउटपुट के लिए हो सकता है मेरे को 10 लाख रॉ मटेरियल का जरूरत लगा। अब अगर मैं ये बार 20 लाख आउटपुट बना रहा हूं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि मेरे को 18 लाख यूनिट्स का रॉ मटेरियल लगे। अब सीधी सी बात है, 8 लाख रॉ मटेरियल अगर मैंने ज्यादा लिया है और हर रॉ मटेरियल का समझो 100 रुपया है, तो कहना इससे या 10 रुपया है, तो कहना इससे 80 लाख रुपीस, 80 लाख रुपीस का है ना, ये मेरा इधर एडवर्स वेरिएंस आएगा। 80 लाख रुपीस का मैंने एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल खरीदा है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, बराबर है, एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो मैं 80 लाख रुपीस का ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही। बट प्रोडक्टिविटी क्या करेगा आपको पता है क्या? प्रोडक्टिविटी उस चीज को भी चेक कर लेगा कि बॉस, प्रोडक्टिविटी उस चीज को भी चेक कर लेगा कि बॉस 20 लाख की जगह पे मैंने है ना 18 लाख रॉ मटेरियल में मेरा काम कर दिया। 20 लाख की जगह पे मैंने 18 लाख रॉ मटेरियल में मेरा काम कर दिया, तो कहना है से 2 लाख का जो मेरा रॉ मटेरियल है उसका मेरे को प्रोडक्टिविटी में फेवरेबल वरायंस आ जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस 10 लाख टू 20 लाख इंक्रीज इन आउटपुट, सेल्स में बहुत बड़ा फेवरेबल वरायंस आएगा। इधर जो एडवर्स वरायंस आया, इट इज लाइक कि भाई उतना मेरा कॉस्ट तो बढ़ने ही वाला है, सीधी सी बात है। सो दिस इज व्हाट अबाउट ऑल योर कंपोनेंट्स उसका मतलब होता है। तो देखो, सबसे पहले ग्रोथ रेवेन्यू, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं प्राइस रिकवरी, उसमें रेवेन्यू। ये दो चीज मैं पहले आपके साथ वापस से फटाफट डिस्कस करता हूं, एकदम दिमाग में सेट कर देना भी। तो आप देख रहे हैं यहां पे 3 कंपोनेंट होता है, ग्रोथ, प्राइस रिकवरी, और तीसरा होता है आपका प्रोडक्टिविटी। बट फिलहाल मेरा फोकस है खाली रेवेन्यू के ऊपर, तो मैं खाली यही दो चीजों को लिख रहा हूं। अब ग्रोथ में जो रेवेन्यू का इफेक्ट होता है, उसमें क्या इंपैक्ट आपको देना है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड, उसमें आपको क्या इंपैक्ट देना है? इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड। प्राइस रिकवरी के रेवेन्यू में आपको क्या इंपैक्ट देना है? इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। मतलब वो देखो, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों भी हो सकता है। इट्स अज्यूम कि मैं जहां पे इंक्रीज रख रहा हूं वहां पे डिक्रीज का भी स्कोप है। तो कितना इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, कितना इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस हुआ है, उसका इंपैक्ट मेरा आएगा ऑब्वियसली एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इंक्रीज इन क्वांटिटी सोल्ड या इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। ये कंपैरिजन आपको करना है ग्रोथ और प्राइस रिकवरी के रेवेन्यू कंपोनेंट में। तो क्या मैं अब विद योर परमिशन इसको टिक कर सकता हूं? क्या मैं विद योर परमिशन ग्रोथ का रेवेन्यू इफेक्ट एंड प्राइस रिकवरी के रेवेन्यू इफेक्ट को टिक मार्क कर सकता हूं? ग्रोथ का रेवेन्यू इफेक्ट कितना क्वांटिटी बढ़ा है, प्राइस का रेवेन्यू इफेक्ट कितना सेलिंग प्राइस बढ़ा है। एक समझ सर। ओके, उसके बाद में आते हैं मेरे कॉस्ट, उसके बाद में आते हैं मेरे कॉस्ट। तो अभी अगर मैं इधर कॉस्ट की बात करता हूं, तो अब अगर कॉस्ट में मैं लू मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सबका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। बट क्या करना है अभी आपको यहाँ पे से, अभी अगर अपन आते हैं मटीरियल के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं मटीरियल में बात करूं, देन इन दैट केस उसका भी ग्रोथ कंपोनेंट होगा, और मटेरियल का प्राइस रिकवरी कंपोनेंट भी होगा, एंड मटेरियल का प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट भी होगा। मटेरियल का ग्रोथ कंपोनेंट क्या होगा कि भाई लास्ट ईयर कितना मटेरियल कंज्यूम किया है एंड करंट ईयर कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। अगर आपका सेल्स बढ़ा है तो सीधी सी बात है करंट ईयर में आपका मटेरियल कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बट दिस इज व्हाट will be compared here, as simple as that, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब प्राइस आपको क्या देगा कि भाई लास्ट ईयर आपका कितना रॉ मटेरियल का प्राइस था या रेट था, एंड करंट ईयर में आपका कितना रॉ मटेरियल का प्राइस या रेट है। आर वी क्लियर? प्रोडक्टिविटी क्या चेक करता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट कंज्यूम किया है एज रिगार्ड्स द आउटपुट।
in reference to last year quantity of input consumed as compared to लास्ट ईयर। मतलब वो क्या प्रोपोर्शन में, जैसा मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि भाई 10 लाख का आउटपुट के लिए लास्ट ईयर 10 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, तो ये बार 20 लाख के आउटपुट के लिए 20 लाख कंज्यूम होना चाहिए था, बट मैंने 18 लाख में किया है, तो 2 लाख आई एम प्रोडक्टिव। वो प्रोडक्टिविटी का बेनिफिट फेवरेट आना चाहिए। 18 लाख की जगह अगर मैं 25 लाख का इनपुट कंज्यूम करूं, देन इट कैन बिकम नेगेटिव एज वेल। कैन आई से ये सेम चीज मेरे को लेबर के लिए भी करनी है, वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए भी करनी है, फिक्स कॉस्ट के लिए एकदम सिंपल इंपैक्ट रखना है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सो कॉस्ट इफेक्ट हो गया अपना ग्रोथ का, कॉस्ट इफेक्ट हो गया अपना प्राइस रिकवरी का, कितना रेट में चेंज हो रहा है, कॉस्ट इफेक्ट हो गया अपना प्रोडक्टिविटी का, इन तीनों का वेरिएबल कॉस्ट का एस्पेक्ट आ गया मेरा, मतलब वेरिएबल में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, सब में लॉजिक तो मेरा पूरा यही रहने वाला है। एंड यहां पे अभी आता है लास्ट फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में आपको क्या देखना है पता है क्या, एब्सोल्यूट चेंज देखना है इंडिविजुअल लेवल पे ग्रोथ कंपोनेंट से। क्या आप मेरे को बताओ फिक्स कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है क्या? नहीं, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट हो। आप मेरे को बताओ कोई प्राइस रिकवरी पे कोई बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट पे चेंज होने वाला है क्या? नहीं। एक प्रोडक्टिविटी या यू कैन से प्राइस रिकवरी, मतलब टोटलिटी में जो आपको चेंज देखना है ना, वो ही आपको फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी में देखना है। दैट्स इट। आई होप वी आर क्लियर। अब एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। चलो, अब आप अगर देखोगे ना, तो यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि फॉर्मूला फॉर अबाउ कंपोनेंट्स इज डन विद प्रैक्टिकल सॉल्विंग ऑन पेज नंबर 10.20। चलो एक बार अपन लोग देख लेते हैं ना यार पब्लिक कि क्या बोल रहा है वो यहाँ पे। सी नाउ दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन ऑन ग्रोथ कंपोनेंट, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, 4 लाख से 4,30,000 यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो कहना इसे ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ कंपोनेंट में रेवेन्यू आ जाएगा। तो देखो ग्रोथ कंपोनेंट में रेवेन्यू आ गया, 4,30,000 यूनिट आपने बेचे आउट ऑफ लास्ट ईयर 4 लाख यूनिट्स, तो 30,000 यूनिट्स का इंक्रीज हो गया। कहना इसे उसका इंपैक्ट मेरे रॉ मटेरियल के ऊपर भी आएगा। तो मटेरियल का भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो लास्ट ईयर का कितना रॉ मटेरियल था, तो 24 kg। करंट ईयर का उस हिसाब से कितना रॉ मटेरियल होना चाहिए था, वो कैलकुलेशन, सेम कैलकुलेशन अपन लोग करने वाले हैं लेबर के लिए, बराबर है। फिर बाद में आ जाता है प्राइस रिकवरी। प्राइस रिकवरी भी देखो आप, तो यहाँ पे मेरा लास्ट ईयर का सेलिंग प्राइस था 4175, अभी है 4325। सो प्राइस रिकवरी में 4325 माइनस 4175, तो प्राइस रिकवरी का जो चेंज है वो आ गया। सेम वे डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट था मेरा लास्ट ईयर था 470, अभी है 485, तो 485 470 का कंपैरिजन, लेबर आर का 3130 का कंपैरिजन, सो इससे मेरा प्राइस रिकवरी आ गया। फिर मैंने आपको बोला था फिक्स कॉस्ट में आपको है ना एब्सोल्यूट चेंज ही देखना है। अगर आप देखोगे ना फिक्स कॉस्ट यहाँ पे, तो 1 करोड़ 60 लाख है और वो हो गया है 1 करोड़ 76 लाख। तो कहना इसे 16 लाख का चेंज है, ये देखो यहाँ पे 16 लाख का चेंज दिख रहा है। सिंपल। तो इसमें फिक्स कॉस्ट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंडिचर वैरिएंस करके इसको ट्रीट करके दिखा देना है। फिर बाद में प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में आएगी, सीधी सी बात है कि भाई कितना मटेरियल लगना चाहिए था लास्ट ईयर के बेसिस पे, ये बार कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है। सो ऑल ऑफ दैट कंपैरिजन इज डन हियर, जिससे आपको पता चल जाता है कितना आपका प्रोडक्टिविटी है। आर वी क्लियर एवरीवन? सो इसी के साथ ये सब जो फॉर्मूलाज थे ना, इसके मैंने सोचा कि भाई फॉर्मूलाज वहां पे ना लिख के ये सम के थ्रू आपको बता दूं, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप आपका मॉड्यूल देखोगे ना, तो उन्होंने क्या किया पता है क्या, उन्होंने सीधा आपको ये टेबल दिया है और इसके नीचे सीधा आप लोगों को वो फॉर्मूलाज दे दिया है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लास्ट ईयर एंड माइनस चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। तो भाई वो उसको एक सम के थ्रू अपन अगर देखे तो बेटर रहेगा। प्लस फिर लास्ट में क्या हुआ है पता है कि आपको ये सब अपन लोग ने फॉर्मूलाज डाल दिया, उसके बाद अपन ने बना दिया है एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो देखो इधर रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गया कि भाई समझो 18 19 19 20 मेरा ईयर है, तो 18 19 का मेरा कितना प्रॉफिट था और 19 20 का मेरा कितना प्रॉफिट है, और उसका रिकंसिलिएशन जैसा अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में करते हैं, तो जितने भी मेरे वैरिएंसेस आ रहे हैं वो सब मेरे ऐड लेस हो जाएंगे। इफ इट इज फेवरेबल तो ऐड, इफ इट इज एडवर्स तो लेस हो जाएगा। वो फेवरेबल एडवर्स वैरिएंसेस ऐड लेस करके मेरे को करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो उसके साथ मैच हो जाएगा।
आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो ये बाद में आपको लास्ट में एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट, जो भी चेंज है उसमें इट कैन बी फेवरेबल, एडवर्स, वो उधर इंपैक्ट दिखा दो। क्लियर? और एक इसमें चीज होती है, और एक इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे फटाफट। सो समझो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो आपको 4 लाख एंड 4,30,000 दिया है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो अब समझो आपका सेल्स लास्ट ईयर का था 4 लाख, सेल्स आपका करंट ईयर का है, ध्यान से सुनना, अभी मैं जो बता रहा हूं उसके ऊपर एक मॉड्यूल में सम है। करंट ईयर का सेल्स है 4,30,000। अब ये जो 30,000 यूनिट्स का सेल हो रहा, चेंज हो रहा है, इसमें दो एस्पेक्ट होता है। एक मार्केट साइज बढ़ने की वजह से, दूसरा मार्केट शेयर बढ़ने की वजह से। ठीक है, तो एक मार्केट साइज बढ़ने की वजह से हो सकता है मैं जो इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा हूं, समझो मेरे को लगा था कि 1 लाख यूनिट्स मैं सेल कर पाऊंगा, बट उसकी जगह पे मतलब क्या था बताएगा, मार्केट साइज मेरे को ऐसा लग रहा था कि उस इंडस्ट्री का है 1 लाख यूनिट्स का। फॉर एग्जांपल मोबाइल इंडस्ट्री लेते हैं, तो मोबाइल इंडस्ट्री सबको लगा था भाई टोटल मार्केट साइज मतलब कितना ओवरऑल मार्केट में कैपेसिटी है या कितने कंज्यूमर्स मोबाइल बाय करेंगे, 1 लाख यूनिट्स का टोटल सेल्स होगा, उसको कहते हैं मार्केट साइज। करेक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन ने पढ़ा है। एंड फिर बाद में मालूम पड़ा कि मार्केट साइज एक्चुअली बढ़ गया और हो गया से 20% से इंक्रीज हो गया, या से 2% से इंक्रीज हो गया। जस्ट एक एग्जांपल। ठीक है, तो अब अगर मार्केट साइज बढ़ रहा है, देन इन दैट केस कैन आई से ये जो 30,000 इंक्रीज हुआ है, ये जो 30,000 इंक्रीज हुआ है, उसमें जो मार्केट साइज बढ़ा है उसमें मेरा भी तो शेयर आएगा। तो जैसा मैंने आपको बोला कि समझो मार्केट साइज आपका बढ़ गया से 20% से, तो 1,20,000 हो गया, बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो 1,20,000 आया है, तो 20,000 का जो साइज बढ़ा है उसमें से अज्यूम करो कि मेरा 50% का शेयर है, तो कैन आई से 10,000 यूनिट्स का जो मेरा सेल है वो मेरा मार्केट साइज की वजह से बढ़ेगा। समझे क्या? मेरा टोटल मार्केट साइज 1 लाख का 1,20,000 यूनिट्स हो गया, तो 20% से मेरा मार्केट साइज बढ़ गया, उसमें से मेरा शेयर है 50% का, तो 10,000 जो यूनिट्स बढ़ा है वो मार्केट साइज बढ़ने की वजह से हुआ है। तो अपन बोलेंगे 30,000 में से 10,000 यूनिट्स मार्केट साइज की वजह से, और बाकी का 20,000 हो सकता है कि मैंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाया। भाई चलो मार्केट साइज की वजह से इतना बड़ा, बाकी का क्यों? बाकी का बड़ा हो सकता है कि मैंने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया हो सकता है कि मैंने कुछ बेटर चीज की हो, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड किया हो। इन द सेम वे आपको यही चीज प्राइस में भी दिखेगी। तो हो सकता है कि आपका प्राइस था लास्ट टाइम 400, ये बार आपका प्राइस हो गया 425। तो ये क्यों इंक्रीज हुआ है आपका प्राइस? इंक्रीज हो सकता है वाई बिकॉज ऑफ क्वालिटी, हो सकता है कि आपने अच्छा क्वालिटी दिया, इसके लिए आप प्रीमियम प्राइसिंग या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया, इसलिए आप प्रीमियम प्राइसिंग डिमांड कर रहे हो। सो ऑब्वियसली दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, बट दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। इसको कहते हैं पूरा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। क्या कहते हैं इसको? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सो ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूलाज है ये मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको कनेक्ट करवा दिया है, सो दैट आप लोग के लिए चीजें इजी हो जाए। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। चलो अब आता है अपना एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है बताएगा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ही भाई है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको बताएगा कि भाई टोटल कितना एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटी का कितना कॉस्ट लग रहा है, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, उसका कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम क्या है, बट अब उसको मैनेज कैसे करना है वो आपको एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट बताएगा। फॉर एग्जांपल, अपना एग्जांपल तो अपने पास रेडी है बॉस। अपना फर्स्ट एग्जांपल क्या था? एडवर्टीजमेंट का। अब यहां पे मैंने क्या देखा कि यार 500 में से 250 सेकेंड पर्पल ले रहा है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खाली उतना ही बात बता देगा क्या कि भाई 250 सेकेंड्स जो है ना मेरा, वो 250 सेकेंड्स मेरा पर्पल कंज्यूम कर लेगा। अब अगर 250 सेकेंड्स मेरा पर्पल कंज्यूम करने वाला है, देन इन दैट केस क्या पर्पल के पास से उतना मेरे पास रेवेन्यू भी आ रहा है क्या? भाई 50 लाख में से 25 लाख रुपए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने बोला पर्पल को डालो, बस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का काम खत्म हो गया उधर। वो खाली उतना बता देता है कि भाई कौन से प्रोडक्ट को कितना कॉस्ट चार्ज करना है, बट वो प्रोडक्ट को इतना चार्ज हुआ है, क्या वो लॉजिकल है? क्या उतना सामने उसके रेवेन्यू भी आ रहा है कि नहीं, वो भी तो एनालाइज करना पड़ेगा। उस एनालिसिस को कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से जो आपको कॉस्ट ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, प्रोडक्ट को कितना चार्ज हुआ है, वो
जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसको आप आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, सो दैट नेक्स्ट ईयर आपको पता रहे कि भाई कौन सा क्या प्रोडक्ट को कितना रेवेन्यू है और कितना किस हिसाब से चार्ज होना चाहिए। सो मैंने देखा यहाँ पे 250 सेकेंड 50% पर्पल खा रहा है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका सामने कॉस्ट कितना लग रहा है, क्या मेरे को उतना 50% प्रॉफिटेबिलिटी भी आ रहा है, क्या 50% में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट तो इंकर कर रहा हूं पर्पल के लिए। ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट लॉजिकली, समझे। सो द सिस्टम फॉर डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस so that its strengths can be enhanced. So पर्पल, अगर तेरे को हमने इतना सेकेंड्स का एडवर्टीजमेंट दिया और सामने उतना अपना रेवेन्यू भी बढ़ा, देन इन दैट केस वी विल कीप ऑन डूइंग दैट। अगर ऐसा नहीं हुआ है देन इन दैट केस अपने को अपना कुछ वीकनेस है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा या एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हो सकता है यहाँ पे मैंने रागा के लिए 125 सेकेंड्स का टाइम दिया, बट 125 सेकेंड्स का टाइम देके मेरे को उधर से कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, देन इन दैट केस मेरे को शायद रागा को पूरी तरह से एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। आई होप वी आर क्लियर। फिर है मेरा एबीएम कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। कोई भी कंपनी यूज कर सकती है जो एबीसी कॉस्टिंग यूज करती है, ऑल ऑफ दोज कंपनीज कैन यूज एबीएम। एबीएम इज इक्वल टू कॉस्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन ऑफ एबीसी, एक्सटेंशन ऑफ एबीसी है जैसा मैंने आपको बताया। Focuses on business process and managerial activities, driving organizational business goals. So end of the day business goals is very clear, earn profit, जो भी प्रोडक्ट्स है उसका प्रोडक्ट मिक्स प्रॉपर रहे, जो कॉस्ट इंकर कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट के लिए वो सही तरीके से चार्ज हो, रिड्यूस कॉस्ट ड्राइवर्स बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज। कई बार हो सकता है कि मैं मेरा जो बैच साइज है उसको बढ़ा दूं। देखो अगर आप लोग ने एक चीज नोट किया होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते वक्त, देन इन दैट केस बैच साइज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सम जो बैच साइज है आपको टोटल बनाना है 5 लाख यूनिट्स, फॉर एग्जांपल आपको बनाना है 5 लाख यूनिट्स, आपका बैच साइज है 1000 यूनिट्स, सो कैन आई से आपको 500 टाइम्स सेटअप करना पड़ेगा, आपको 500 टाइम्स सेटअप करना पड़ेगा, बराबर है। अब ये हर बार जब आप सेटअप करते हो तो सेटअप कॉस्ट लगता है से ₹200 पर सेटअप, आपको सेटअप कॉस्ट लगता है। सो टोटल कितना हो जाता है? कैन आई से इट विल बी 1,00,000 रुपया आपका सेटअप कॉस्ट में चले जाएगा, 1,00,000 रुपया आपका सेटअप कॉस्ट में चले जाएगा। अब अगर मैं इसकी जगह पे बैच साइज कर दूं 5000 के जगह 1000 यूनिट्स के जगह पे 5000 यूनिट्स का अगर मैं बैच साइज कर दूं तो कैन आई से मेरे को 100 टाइम्स ही सेटअप करना पड़ेगा। एक बार का सेटअप है 200, तो कैन आई से जो मेरे को 1,00,000 लगता था अब वो मेरा काम 20,000 रुपीज में हो जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग कैन आई से ये एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की वजह से कि भाई चलो मेरा बैच साइज बहुत कम है, बैच साइज को एक टाइम पे जितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है वो बैच साइज को मैं बढ़ा देता हूं, तो उसकी वजह से मेरे को कम सेटअप करना पड़ेगा, कम सेटअप करूंगा तो मेरा कम सेटअप लगेगा। वाह क्या दिमाग है, देखो 1,00,000 से 20,000 रुपीज का मेरा कॉस्ट कम हो गया है, सेटअप कॉस्ट। अभी अंडरस्टैंडिंग, सो ये अगर मैं कर पा रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। बट हो सकता है कि सामने आप बोलो कि सर फिर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब तक आप हर बैच में खाली 1000 यूनिट्स बनाते थे, और हो सकता है उसकी वजह से मेरा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाए, बट मेरा सेटअप कॉस्ट 1,00,000 से 20,000 हो गया, और इसकी वजह से हो सकता है कि मेरा स्टोरेज कॉस्ट 30,000 से बढ़ गया। भाई तो भी तू कंपेयर करेगा ना मेरे भाई, तो भी 50,000 रुपीज का तो सेविंग्स हुआ है ना, तो भी 50,000 रुपीज का तो सेविंग्स हुआ है ना बच्ची, अरे बोलो ना, चल चल। सो ये जो 50,000 रुपीज का सेविंग्स हो रहा है ना वो कर पाएंगे अपन जब एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को प्रॉपरली अप्लाई करेंगे इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ड्राइवर्स बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज। तो इसका वो पॉइंट है ना, दैट्स व्हाट इट मींस। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन ऑफशूट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, मतलब दोनों यू कैन से एक दूसरे से लिंक्ड है। फोकस इज ऑन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव द वैल्यू रिसीव्ड बाय द कस्टमर्स। ये हो गया इसका पंच लाइन, पता ना, एक पंच लाइन। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है कि उसका काम है ऑन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, क्यों? जिससे कंटिन्यूअसली कस्टमर को जो वैल्यू मिल रहा है वो इंप्रूव हो जाए। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्या काम है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, जिससे कस्टमर को जो वैल्यू मिल रहा है ना वो बेटर होते जाए,
कंपनी के नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एलिमिनेट हो जाए, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और स्ट्रांग हो जाए। अभी अंडरस्टैंडिंग। चलो अभी इसके फटाफट बेनिफिट स्टेप्स देख लेते हैं, इजीली हो जाएगा। तो बेनिफिट्स क्या है, कॉस्ट रिडक्शन में काम आता है क्या? यस, 1 लाख से 20,000 हो गया सर, बहुत बड़ा कॉस्ट रिडक्शन है। बजट इंप्लीमेंटेशन, नेक्स्ट ईयर जब मेरे को बजट बनाना है, मेरे को पता है कि मेरे को रागा नहीं बनाना है बिकॉज इट इज टू बी एलिमिनेटेड, मुझे वो लॉस मेकिंग दे रहा है। फिर डिसीजन मेकिंग के लिए डेफिनेटली इट हेल्प्स मी इन डिसीजन मेकिंग। तो रागा जो मेरा प्रोडक्ट था उसको मैंने एलिमिनेट किया, या यहाँ पे मेरे को बैच साइज बढ़ाना है, तो वो मेरे को बैच साइज बढ़ाना है, वो मेरे को आइडिया या डिसीजन क्यों लेने में इजी रहा, बिकॉज मैंने एबीएम अप्लाई किया। रिसोर्स बराबर से यूटिलाइज हो पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम क्लियरली पता चल रहा है भाई कौन सा प्रोडक्ट कितना कॉस्ट कंज्यूम कर रहा है एंड कैसे उसको अपन बेटर कर सकते हैं। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए देखो, आपको मेनली सिर्फ हेडिंग से याद रखना है, कॉस्ट रिडक्शन, यू कैन से कॉस्ट डेफिनेशन, बजट इंप्लीमेंटेशन के लिए काम आता है, डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन एकदम अच्छा हो जाता है एबीएम की वजह से। अब नेक्स्ट पे आते हैं विच इज स्टेप्स ऑफ एबीएम। क्या स्टेप्स आपको अब यूज करने हैं? डिसाइड व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, क्या इश्यूज है और उससे कनेक्टेड एक्टिविटीज क्या है, एंड कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। आई थिंक ये जो स्टेप्स है ये तो हर कंपनी केस टू केस बेसिस पे उसको अप्लाई करेगी, बट जो जनरल है वो अपन देख लेते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज, टॉप मैनेजमेंट किसको क्रिटिकल आइडेंटिफाई करता है, उसमें अपने को एबीसी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखना है। इंटीग्रेट एबीसी इनटू मेन कॉस्ट रिपोर्टिंग सिस्टम करना ही चाहिए डेफिनेटली। एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सपोर्ट इनपुट रिक्वायरमेंट्स, आपके इनपुट्स उतने स्ट्रांग होने चाहिए। एंड लास्ट में इंप्लीमेंट एबीएम एट अ हायर लेवल टू गेट कंसेप्ट क्रॉस। अब मैं बोल रहा हूं ये हर मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, हर मेरे प्रोसेस के ऊपर मेरे को एबीएम इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि कितना कॉस्ट हो रहा है और वो कॉस्ट रैशनली इंकर हो रहा है कि नहीं वो मुझे पता चलता जाए। सो एबीएम क्या होता है वो अपने को ऊपर इधर से समझ गया। एबीएम से करना क्या है, जो अपने स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रांग बनाना है, जो अपनी वीकनेस है उसको एलिमिनेट कर देना है। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, जिससे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहे। किसको एंड ऑफ द डे अपन किसको वैल्यू दे रहे हैं? टू द कस्टमर्स। 5 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है इसमें। कॉस्ट रिडक्शन के लिए हेल्प करता है, बजट इंप्लीमेंटेशन, डिसीजन मेकिंग के लिए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कॉस्ट डेफिनेशन, बट क्लियर हो जाता है कौन सा चीज कहां पे क्या कॉस्ट इंकर हो रहा है एंड क्या वो रैशनल है या नहीं। स्टेप्स है, फिर है डिफरेंस बिटवीन एबीसी एंड एबीएम। एबीसी टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो उधर रुक जाता है एबीसी। बट एबीएम क्या बोलता है? फोकस ऑन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटीज, एंड कैसे उस पे अपने को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने को मिलेगा। दैट इज व्हाट द रोल ऑफ एबीएम इज। सो आई होप ये एबीएम का पूरा फंडामेंटल अपने को क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट इन लाइन इज योर इंप्लीमेंटेशन, या इसको बोल सकते हो आप कंपोनेंट्स ऑफ एबीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के लिए कभी आ सकता है, आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये लोग क्या करेंगे बताएगा आपको, एक एबीसी एबीएम का कुछ टिपिकल वाला क्वेश्चन देंगे और फिर बाद में नीचे बोलेंगे प्लीज गिव अस सम एक्सप्लेनेशन अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एबीएम, बिकॉज एज इट इज आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आपके मॉड्यूल में। तो क्या है उसका आंसर? 3 कंपोनेंट है, एक है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, दूसरा है एक्टिविटी एनालिसिस, तीसरा है परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओ भैया जी देख रहे हैं आप क्या बोला मैं? एक है मेरा इधर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, दूसरा है मेरा इधर एक्टिविटी एनालिसिस, तीसरा है मेरा इधर परफॉर्मेंस एनालिसिस। और ये एक्टिविटी एनालिसिस में और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, जिसको अपन ने शॉर्ट फॉर्म दिया है स्विम्स। पर स्टेप बाय स्टेप आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एबीएम, एवरीबॉडी क्या बोलेगा? सबसे पहले कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, एवरीबॉडी हैज टू से लाउडली। कंपोनेंट्स ऑफ एबीएम में 3 चीज आएगा, एक्टिविटी एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस। सबसे पहला है मेरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑपरेशनल एबीएम एंड स्ट्रेटेजिक एबीएम। ऑपरेशनल एबीएम मतलब जो मेरा करंट डे टू डे बिजनेस चल रहा है उसमें अगर मेरे को कुछ एफिशिएंसी लाना है तो। स्ट्रेटेजिक एबीएम मतलब अगर मेरे को कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, देन इन दैट केस उसके लिए मैं क्या पॉजिटिव या बेटर चीज लेकर आऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक एबीएम। सो आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट ड्राइवर्स दैट कॉज अ चेंज इन कॉस्ट, जिससे अपना कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, कॉस्ट इंप्रूवमेंट हो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑपरेशनल एबीएम, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो मेरे करंट बिजनेस में मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अगर मैंने कुछ यूज किया तो वो मेरा ऑपरेशनल एबीएम हो जाएगा। और अगर मेरे को कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना है, देन इन दैट केस आई विल यूज अ स्ट्रेटेजिक एबीएम।
सो स्क्रूटिनाइजिंग कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, जो ऑलरेडी मेरा काम चल रहा है उसके लिए एफिशिएंसी कैसा चल रहा है मेरा, एलोकेट रिसोर्सेज टू एक्टिविटीज दैट लीड टू हायर एफिशिएंसी। सामने है मेरा स्ट्रेटेजिक एबीएम। स्ट्रेटेजिक एबीएम में एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एक्टिविटी, ट्राई टू अक्वायर न्यू कस्टमर, तो क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे, न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, एडवर्टीजमेंट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखोगे, ऑल ऑफ दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजिक एबीएम। सो ऑपरेशनल एबीएम, स्ट्रेटेजिक एबीएम। ऑपरेशनल एबीएम में क्या एक्टिविटीज है आपकी, कॉस्ट, एक एक एक्टिविटी के कॉस्ट को आप थोरली एनालाइज करोगे, यू विल ट्राई टू इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड जो प्रॉपर रिसोर्सेज है वो आप एक्टिविटीज को एलोकेट कर दोगे। ये था आपका पहला, विच वॉज कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। इसके बाद में आता है एक्टिविटी एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस में आपको दो मेजर एक्टिविटीज देखनी है, एक है वैल्यू एडेड एक्टिविटी, एक है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। वैल्यू एडेड एक्टिविटी को और आपको इंप्रूव करते जाना है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को आपको रिमूव कर देना है आपके सिस्टम से। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को 5 और पार्ट में डिवाइड किया है, विच इज स्विम्स, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है पता है, एनी एक्टिविटी जो कस्टमर के नजर में काम की नहीं है, एनी एक्टिविटी जो कस्टमर के नजर में काम की नहीं है, दैट बिकम्स अ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी को शर्ट बेच रहा हूं और वो शर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा हूं पैकेजिंग का, बट कस्टमर बोलता है भाई हमारे को शर्ट के पैकेजिंग के ऊपर कोई लेना देना नहीं है, बट हमारे को लेना देना है शर्ट के जो उसका जो कॉटन का क्वालिटी है, जो उसका वॉश होने के बाद भी कितने अच्छी तरह से उसका लुक रहता है, वो चीज के ऊपर हमारा फोकस है। तो परसेप्शन ऑफ द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग कि वो वैल्यू एडेड है या नॉन वैल्यू एडेड है। अगर कस्टमर को लगता है वो नॉन वैल्यू एडेड है, एक मालूम है बोलता है डेलनाज ने कहा ना, तो अगर कस्टमर ने कहा ना कि वो नॉन वैल्यू एडेड है तो वो नॉन वैल्यू एडेड, एंड अगर कस्टमर के परसेप्शन के हिसाब से यस इट इज वैल्यू एडेड, देन इन दैट केस वी विल फोकस मोर ऑन दैट। अब कस्टमर के परसेप्शन से नॉन वैल्यू एडेड 5 चीजें होती है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुई। सबसे पहला है स्टोरिंग। अब स्टोरेज का जो कॉस्ट इंकर कर रहे हो, वो कॉस्ट तो इंकर कर रहे हो, बट क्या कोई कस्टमर को उससे कोई फायदा होने वाला है क्या? द आंसर इज नो। आपका वेयरहाउसिंग वेटिंग कॉस्ट, समझो अगर समझो मेरे को एक मोबाइल बनाना है, मोबाइल बनाने के लिए 5 प्रोसेस लगता है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 टाइम पे हो गया, अब प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3 के लिए बहुत बड़ा वेटिंग टाइम है, देन इन दैट केस वेटिंग टाइम इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू टू द प्रोडक्ट, बार इट इज अ नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज। आई इंस्पेक्शन, जापानीज पीपल क्या बोलते हैं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाओ फर्स्ट टाइम में कि आपको इंस्पेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ रही है, मतलब हो सकता है कि आपने आपके प्रोडक्ट में आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके लिए आपको इंस्पेक्ट करना पड़ रहा है। मेक अदर प्रोडक्ट इन सच ए वे कि आपको इंस्पेक्शन की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज दैट इज अ नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा जापानीज लोगों का थॉट प्रोसेस है। एम मूविंग, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, मालूम पड़ा आपका फैक्ट्री 1-2 फ्लोर का, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में कुछ लेके जा रहे हो, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आपके जो मशीन्स है वो बराबर से अरेंज नहीं है, देन इन दैट केस इट इज अनवांटेड मूवमेंट होगा ऑफ पीपल, ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ मटेरियल, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड फिर है स्केड्यूलिंग। सो अगर आपका बहुत ज्यादा चीजें आपने स्केड्यूलिंग में फोकस किया है, जैसे होता है ना कई बार अपन लोग पढ़ाई करते हैं तो टाइम टेबल बनाने में ज्यादा टाइम डालते हैं जबकि पढ़ने में कम टाइम डालते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जो दिन का 2 घंटा तो खाली टाइम टेबल बनाने में लगाता था, फिर पढ़ाई करता था, फिर पढ़ाई नहीं हो पाता था तो वापस से टाइम टेबल को चेंज करता था। तो भाई इतना टाइम स्केड्यूलिंग में डाल रहा है, उतना टाइम तो पढ़ लेता ना। इसके लिए उसको क्या बोल दिया, इट इज अ वेस्टफुल एक्टिविटी, नॉन वैल्यू एडेड है, निकाल दो। सो 5 आपको याद रखनी है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। स्विम्स, एस स्टोरिंग, डब्ल्यू वेटिंग, आई इंस्पेक्टिंग, एम मूविंग, एस शेड्यूलिंग। आई होप वी आर क्लियर। फटाफट रीड कर लेते हैं। टू मीट द गोल ऑफ ड्रास्टिक कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू एनहेंसमेंट, ये देखो यहाँ पे फोकस क्या, एक्टिविटी एनालिसिस में वैल्यू एनहेंसमेंट के ऊपर फोकस है। डील्स विद एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडेड एंड रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी मैं रिमूव ही कर दूंगा तो सीधी सी बात है, मेरा जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है तो टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज है वो मेरा कम हो जाएगा। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में देखो क्या कहता है, एक्टिविटीज इंडिस्पेंसिबल टू कंप्लीट द प्रोसेस, मतलब उसके बिना मेरा काम हो ही नहीं पाएगा, विच इज प्रोसेसिंग। तो अगर रॉ मटेरियल आया है तो उसको स्टोर करो, वेस्ट ऑफ टाइम, उसको बहुत ज्यादा मूवमेंट करो, वेस्ट ऑफ टाइम, उसको बनने के बाद इंस्पेक्ट करो, वेस्ट ऑफ टाइम। जो मेन काम क्या है, विच इज प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग एक्टिविटी सबसे वैल्यू एडेड है, उसमें ज्यादा टाइम डालो। सो इज द एक्टिविटी नेसेसरी, अगर यस देन इट बिकम्स अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ये क्या हो गया भाई, हाँ, तो इट बिकम्स अ वैल्यू एडेड एक्टिविटी। इज द एक्टिविटी एफिशिएंटली परफॉर्म, तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई एक्सटर्नल बेंचमार्क्स क्या है। से फॉर एग्जांपल एक शर्ट बनाने में मैं 10 घंटा ले रहा हूं, बट मेरा कॉम्पिटिटर सेम शर्ट सेम क्वालिटी का 8 घंटे में बना रहा है,
तो मेरे को मेरे बेंचमार्क से एक बार कॉम्पीट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अगर मैं वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कम टाइम में कर सकता हूं, सो आई शुड ट्राई दैट। इस एक्टिविटी समटाइम्स वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड हो सकता है, कभी कभी कोई जिसके लिए, अभी से फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला आपको कि शर्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा पैकिंग किया मैंने, तो वो एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। बट अगर समझो कोई पेरिशेबल गुड्स मेरे को किसी को देना है, देन इन दैट केस उसका पैकिंग बराबर होना चाहिए, क्योंकि पेरिशेबल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मैंने दिया और पैकिंग बराबर नहीं है, समझो संतरा देना है, संतरा पिचक गया, पैकिंग बराबर नहीं था, इसलिए तो गया ना मेरा तो पूरा वेस्ट, समझ रहे हो। तो दैट्स वेयर वही पैकेजिंग जो मेरे शर्ट के लिए नॉन वैल्यू एडेड था, अब मेरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए क्या हो गया, वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो गया। सो वो देखना पड़ेगा बिजनेस टू बिजनेस। सो स्टोरिंग, वेटिंग, इंस्पेक्टिंग, मूविंग, शेड्यूलिंग, ऑल ऑफ दिस इज योर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। एंड लास्ट इसमें आता है मेरा परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो इसमें देखना है आपको दो चीज, एक बेस्ड ऑन कॉस्ट, दूसरा बेस्ड ऑन टाइम। कॉस्ट मत बेस्ड ऑन टाइम स्पेंड। कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई आप जो कॉस्ट इंकर कर रहे हो और आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, जो जिसको आप बेंचमार्क कर रहे हो, वो सेम चीज के लिए कितना कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, वो सेम चीज परफॉर्म करने के लिए, वो आपको देखना है। एंड फिर बाद में आपको देखना है कि दूसरा, अगर आपके मैनेजर्स ने कोई काम किया है कॉस्ट इफेक्टिवली जिससे ओवरऑल कॉस्ट कम हो गया, देन ऑल्सो यू हैव टू प्रोवाइड देम विद सम इंसेंटिव्स। एट द सेम टाइम ओवरऑल कितना टाइम जा रहा है, कैसे आप एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, all of that will become a part of your performance analysis. Identify significant activities for purpose of performance analysis, जिससे फोकस क्या है अपना, मोस्ट पोटेंशियल एक्टिविटीज फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। सो ये होता है मेरा परफॉर्मेंस एनालिसिस। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद द कंपोनेंट्स ऑफ एबीएम। चलो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे विद एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के बाद मैं आपको बता दूंगा एप्लीकेशन ऑफ एबीएम, बिकॉज उसमें भी एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग आएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई देखो, तुम ट्रेडिशनल बजटिंग कैफे बनाते हो, तो तुम ट्रेडिशनल बजटिंग में लास्ट ईयर का बजट लोगे या लास्ट ईयर का एक्चुअल्स लोगे, लास्ट ईयर के एक्चुअल्स पे 10% का इन्फ्लेशन डाल दोगे, या थोड़ा बहुत अगर तुम्हारे पास नॉलेज और कुछ एडिशनल आया होगा, से सेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज या मटेरियल प्राइस का कुछ चेंजेस है, तो वो आप इंक्रीज डिक्रीज एड लेस करके डाल दो। सो ट्रेडिशनल बजटिंग क्या बोलता है, बेसिकली लास्ट ईयर का एक्चुअल्स लो, करंट ईयर के करंट ईयर का एक्चुअल्स लो, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट प्रोजेक्शंस में इन्फ्लेशन ऐड कर दो, एंड यू विल गेट नेक्स्ट ईयर का बजट। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या बोलता है कि नहीं, ऐसा मत करो। व्हाट यू शुड डू इज यू शुड फाइंड आउट एवरी एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी को आप देखो कि क्या क्या एक्टिविटीज आपका परफॉर्म हुआ है करंट ईयर में, वो एक्टिविटीज के कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है, कैसे अपन वो कॉस्ट ड्राइवर्स को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट, एंड फिर एक प्रॉपर वे में एक बजट बनाओ बेस्ड ऑन अगेन द रिवाइज्ड एक्टिविटीज। सो अपना कॉस्ट ड्राइवर रिवाइज होने वाला है, बिकॉज मेरा कॉस्ट ड्राइवर रिवाइज होगा, उसकी वजह से मेरा एक्टिविटी का कॉस्ट रिवाइज होगा, जिसकी वजह से मेरा जो बजट है वो रिवाइज होगा। दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, एज सिंपल एज दैट। तो देखो, while a traditional budgeting method adjusts previous costs based on inflation or changes in business activity, activity based budgeting is a thorough way of looking at cost. वो क्या हर एक एक्टिविटी को इन डिटेल, एक एक एक्टिविटी को इन डिटेल दिखेगा। आइए भाई कहां पे चले गए, ओके। It provides a framework for estimating the amount of resources in accordance with budgeted level of activity. तो जो भी आपका budgeted level of activity है, that is what you will list down. फिर planning and controlling expected activities to derive a cost effective budget. Every cost incurred to be looked at closely to determine क्या if efficiencies can be created and costs can be reduced. तो क्या होता है बताएगा, एबीबी में एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में आप क्या करते हो, करंट ईयर का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट लोगे आप, उसके ऊपर फ्यूचर एबीएम अप्लाई करोगे, एंड आपको मिल जाएगा एक्टिविटी बेस्ड बजट, ठीक है ना। सो करंट एबीसी प्लस फ्यूचर एबीएम इज कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। सो जितने भी एक्टिविटीज है, एक एक कॉस्ट को उसके ड्रिल डाउन करोगे, ड्राइवर्स को ड्रिल डाउन करोगे, ड्राइवर्स में क्या स्कोप है अपने पास इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट रिडक्शन, वो सब इंप्लीमेंट करके यू विल गेट योर एक्टिविटी बेस्ड बजट। सो क्या क्या इसमें आपको देखना होता है कि भाई क्या क्या एक्टिविटी आपकी परफॉर्म हुई है, क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, एंड उसका कितना कॉस्ट लग रहा है। एडवांटेजेस,
allows you to see what associated cost are for each operational activity मतलब डे टू डे बेसिस पे आपकी क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है. Helps to break down cost, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. Helps to evaluate differential business units and allocate capital. तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन से प्रोडक्ट के लिए कैपिटल का एक्चुअली जरूरत है, कौन सा रिसोर्सेज कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज होना चाहिए. दिस विल बी एबल टू डू इन अ बेटर मैनर. ऑब्वियसली हर एक चीज जिसका डिसएडवांटेज होता है उसमें कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग तो आता ही है, एंड डिफिकल्ट इन बिजनेस विद कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन साइकिल. सो देखो, अगर आपका एक टिपिकल प्रोडक्शन साइकिल ऐसे होगा आपका दिसंबर टू जैन या जैन टू दिसंबर, एक टिपिकल साइकिल है, देन इट्स ओके. बट हो सकता है अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो, देन इन दैट केस वहां पे कोई प्रोडक्शन साइकिल फिक्स नहीं है, या सीजनल हो अगर आपका बिजनेस. सो इन दोज टर्म्स एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग कैन बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट. अब ऊपर एक देखो, आप देख रहा होगा आपको वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, तो वो ऑफ एबीएम वो देख लेते हैं. सो एक कॉस्ट रिडक्शन के लिए यूज होता है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे एकदम क्लियरली बताया कि कैसे अपना यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस हो गया. सिमिलर पॉइंट्स ये ऑलमोस्ट एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग होता ही. एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी प्लस एबीएम, उससे ही एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग मिलने वाला है. सो अगेन, सो एप्लीकेशन ऑफ एबीएम में एबीबी आ गया कि एक रिसोर्स इनपुट का कॉस्ट फाइंड करोगे आप, प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम टू सपोर्ट ऑब्जेक्टिव, जिससे आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हो अपनी एक्टिविटी को. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी आप एबीएम के को यूज कर सकते हो. सो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हो? हर एक कॉस्ट को एनालाइज कर रहे हो, उसको इंप्रूव करने का कोशिश कर रहे हो, राइट. सो दैट इज वेयर बीपीआर भी उधर ही तो काम आता है. फंडामेंटल रीथिंकिंग, क्या बोलते हैं ना, एक्सपांशन ऑफ कैपेबिलिटीज, ये सब चीज आप एबीएम में बीपीआर को कनेक्ट करके यू कैन do. So examining business processes, making substantial changes to how the organization currently operates. ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट कर सकते हो आप कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड में. बेंचमार्किंग, आप जो भी कॉस्ट इंकर कर रहे हो आप बेंचमार्क करो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, एंड सी हाउ दे आर डूइंग इट. क्या वो ज्यादा एफिशिएंट है, प्रोडक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है? इफ यस, ट्राई टू यूज दैट इन योर बिजनेस. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी, क्या इनोवेशन है, all of that can be done through ABM. So 5 फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन ऑब्वियसली, उसके बाद एबीबी के लिए यूज होता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर के लिए आप भी एबीएम यूज कर सकते हो, बेंचमार्किंग कर सकते हो विद योर कॉम्पिटिटर्स, एंड लास्ट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, इनोवेशन, ऑल ऑफ दैट. फिर बाद में आ जाता है मेरा एबीबी एंड ट्रेडिशनल बजटिंग प्रोसेस. सो एबीबी एंड ट्रेडिशनल बिजनेस बजटिंग प्रोसेस में एबीबी क्या है? कॉम्प्लेक्स मेथड है थोड़ा. ट्रेडिशनल मेजर तो सिंपल है ना एकदम, मतलब क्या करना है, बस लास्ट ईयर या करंट ईयर का एक्चुअल लो, उस पर थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ऐड करो, बन गया आपका ट्रेडिशनल बजट. एबीबी थोड़ा कॉम्प्लेक्स, एक एक एक्टिविटी को देखना पड़ेगा, उसमें एबीएम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, फोरकास्ट करना पड़ेगा, फिर आपका एबीबी बनेगा. फिर ट्रेडिशनल एडजस्टेड प्रायर पीरियड के हिसाब से हो जाता है बजटिंग बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड एक्टिविटीज एंड इट्स रिलेटेड कॉस्ट. ये बेसिकली आपका एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग है. सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस. सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना पॉइंट्स कर लिया एंड विल बी एबल टू मैनेज इट. सो दिस इज योर एबीबी. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, टाइम एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का. तो देखो, अब आप अज्यूम करो कि अमेजॉन एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है. अब ऐसा सोचो कि आपने अमेजॉन में आज ऑर्डर किया, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, मैंने पूरा उसको डायग्रामेटिकली लिया है, अपन लोग उसको डायग्रामेटिकली समझेंगे. कस्टमर प्लेसेस द ऑर्डर फॉर अ प्रोडक्ट, ठीक है. सो आज अमेजॉन को मैंने ऑर्डर कर दिया है, अमेजॉन के पास ऑर्डर आ गया है, ठीक है. अब अमेजॉन इसका मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा. सो ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग टीम. तो ठीक है ना, अभी समझो मैं अमेजॉन में बैठा हूं, फर्स्ट मॉर्निंग को कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है. अब ये ऑर्डर मैं दूंगा किसको? मैन्युफैक्चरिंग टीम को, ताकि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे. सो ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग थर्ड मॉर्निंग, फर्स्ट मॉर्निंग को मेरे पास ऑर्डर है, थर्ड मॉर्निंग को उनको ऑर्डर मिल गया है. किसको? मैन्युफैक्चरिंग टीम को. तो कहना है इसे 2 दिन रिसीव करने में लगा उनको ऑर्डर. फर्स्ट को मॉर्निंग को ऑर्डर आ गया, फर्स्ट को पूरा दिन गया, सेकंड का पूरा दिन गया, हो सकता है बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हो तो एक साथ ही वो मैन्युफैक्चरिंग टीम को जाके देते हो अपन. सो 2 दिन मेरा चले गया. किस चीज में मेरा 2 गया दिन गया? रिसिप्ट टाइम में. आपको ये पूरा दिख रहा है, मैंने जो टिक किया, डन. अब मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास ऑर्डर आ गया.
अब वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा, बट सीधा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं होता है, उसके लिए उनको पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक सेटअप करना पड़ेगा। तो एक दिन पूरा उनका मशीन सेटअप बिगिंस फॉर ऑर्डर। तो ये एक दिन पूरा का पूरा उनका टाइम चले गया मशीन सेटअप में। सो यहाँ पे ये जो मेरा टाइम है, इसको कहना इसे वेटिंग टाइम बोल सकता हूं मैं, कि भाई समझो मैं फैक्ट्री में हूं, मेरे पास ऑर्डर आ गया, अच्छा मेरे को 1000 यूनिट बनाने का है, मैन्युफैक्चरिंग करने का है, मैं सबको बोलूंगा चलो भाई 1000 यूनिट बनाने का है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा सेटअप करो। अब वो पूरा सेटअप करने के लिए एक दिन चले गया, तो वो वेटिंग टाइम हो गया मेरा। तो यहाँ पे अब मेरा थर्ड से फोर्थ का जो टाइम है वो किस में चले गया, मशीन सेटअप में। वो किस में चले गया, मेरा मशीन सेटअप में। सो इधर देखो नीचे दिखेगा आपको वेटिंग टाइम एक दिन का, ये मेरा हो गया मशीन सेटअप का वेटिंग टाइम। अब मेरा रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा। अब मेरा रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगा, तो यहां पे मैं मेरा यहां से लेकर यहां तक मेरा रियल मैन्युफैक्चरिंग टाइम है। सो दिस इज माय मैन्युफैक्चरिंग टाइम। सो यहां से फोर्थ मॉर्निंग से लेकर ऑर्डर मैन्युफैक्चर्ड बिकम्स फिनिश्ड गुड्स। सो ये कब, फोर्थ मॉर्निंग को मैंने ऑर्डर दिया था, एथ मॉर्निंग को बन रहा है, मतलब 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, मतलब कहना है इसे 4 दिन मेरे को मैन्युफैक्चर करने में लगा, 4 डेज मेरे को मैन्युफैक्चरिंग टाइम में चले गया। समझे गुरु। अब मेरे को ये कस्टमर को डिलीवर करना पड़ेगा। अब यहां पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया है, अब इसको डिलीवर मैं कर पा रहा हूं, ऑर्डर डिलीवर टू कस्टमर, ये हो रहा है 11th मॉर्निंग को। 8th मॉर्निंग को फिनिश गुड रेडी हो गया था, 8th मॉर्निंग गया, 9th मॉर्निंग गया, 10th मॉर्निंग गया, तो कहना इससे 3 दिन गया। 11th मॉर्निंग को उसको मिल गया, मतलब 3 दिन के बाद, तो 3 दिन मेरा किस में गया, डिलीवरी टाइम में। कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम, कस्टमर ने ऑर्डर कब किया था, फर्स्ट को मॉर्निंग को, कस्टमर को डिलीवर कब हुआ, 11th मॉर्निंग को, मतलब कहना इसे कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम अपना 10 डेज का है, तो इसको कहते हैं पूरा कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम। इस कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम में सबसे पहले आता है रिसीव टाइम, जो मेरे केस में है 2 दिन का, फिर है वेटिंग टाइम जो मेरे केस में है 1 दिन का, फिर है मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो मेरे केस में है 4 दिन का, फिर है डिलीवरी टाइम जो मेरे केस में है 3 दिन का। सो हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग टाइम कितना है मेरा, 3 दिन का। बट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम किसको वो लोग बोलते हैं, वेटिंग टाइम, जो 1 दिन का वेटिंग टाइम था सेटअप करने के लिए, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। अभी अंडरस्टैंडिंग। तो कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया, 10 डेज का हो गया। 1 दिन 2 दिन रिसिप्ट में गया, कहां से रिसिप्ट, अमेजोन से ऑर्डर तो आ गया, बट वो मैन्युफैक्चरिंग टीम को पहुंचाना पड़ेगा ना, तब वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, 2 दिन उसमें चले गया। 1 दिन उनको मशीन सेटअप करने में चलेगा, 3 दिन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में, 4 दिन एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में चले गया, 3 दिन कस्टमर तक पहुंचाने में, डिलीवरी करवाने में। सो इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। अब इसमें से जापानीज लोग क्या बोलते हैं, जो रियल मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना, वही आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी डिफाइन करता है। मतलब जहां पे मेरा वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है वो ही, विच इज दिस 4 डेज। सो उनके हिसाब से 4 आउट ऑफ 10, मतलब 4 दिन जो आपने रियल मैन्युफैक्चरिंग किया है वो उनके हिसाब से वैल्यू एडेड है, बाकी टोटल नॉन वैल्यू एडेड है। उनके हिसाब से आपका मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी है ओनली 40%। तो ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वैल्यू एडेड एक्टिविटीज डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। इसमें आपका वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, एवरीथिंग इज कवर्ड। अभी क्लियर। अब कई बार क्या होता है, ये लोग देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, पूरा का पूरा कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम लिया, तो जरूरी नहीं है पूरा कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम ले। एट टाइम्स दे टेक ओनली दिस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो वो लोग देखेंगे भाई टोटल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम जो इधर दिख रहा है ना आपको, ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कितना है, और इसमें से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्चुअल में कितना हुआ, उसके लिए वो लोग देखते हैं वैल्यू एडेड डिवाइड बाय टोटल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम टू फाइंड आउट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। इससे रिलेटेड भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक दो इंस्टीट्यूट पूछ चुके हैं पास्ट पेपर्स में। आगे जब आप जाओगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मास्टर सम जो लिया है उसमें मैंने लिया है, यू कैन विजिट दैट, तो आपको फटाफट कनेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक डॉक्टर का, आप लोग सब डॉक्टर के पास गए हो, मैं भी डॉक्टर के पास गया हूं, से फॉर एग्जाम्पल सर्दी जुकाम के लिए गए अपन लोग, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, उधर अपना नाम वाम लिखोगे, तो वो एडमिन टास्क हो रहा होता है, तो 10 मिनट उसमें चले जाता है, फिर बाद में वो मेरे को वेटिंग करने को बोलती है, 25 मिनट मेरा वेटिंग में चले गया। जो अब रियल नर्स या डॉक्टर मेरे को एग्जामिन करता है,
वो टोटल है खाली 15 मिनट। तो वो जो डॉक्टर का यूनिट है ना, उसको मैं बोलूंगा कि भाई सुन, तेरे यहाँ पे मैं टोटल 50 मिनट के लिए था, 10 मिनट एडमिन, 15-25 मिनट वेटिंग और 15 मिनट तुमने मेरे को एक्चुअली ट्रीट किया, तो 50 मिनट से मेरे हिसाब से तो वैल्यू एडेड टाइम खाली 15 मिनट का था, विच इज 30%। सो मैं वो डॉक्टर को बोलूंगा, सुनो आपका नॉन वैल्यू एडेड टाइम को रिड्यूस करो, सो दैट आपका एफिशिएंसी और इंप्रूव होगा। सो यही मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी यूज होता है यहाँ पे, सो दैट यू कम टू नो कि आपके वैल्यू एडेड के सामने नॉन वैल्यू एडेड टोटल कितने हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू रिमूव द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। समझ गुडू? आओ और एक आगे अच्छा एप्लीकेशन ऑफ एमसी दिया है, ये मैंने पूरा एज इट इज पिकअप किया है फ्रॉम योर मॉड्यूल। सो देखो, इंस्पेक्शन टाइम अपन चाहते हैं रिड्यूस करना, तो वेज टू रिड्यूस लिखा है इधर, ये देखो इधर दिख रहा है वेज टू रिड्यूस, कैसे अपन रिड्यूस कर सकते हैं इंस्पेक्शन टाइम। जापानीज लोग क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन क्यों करना है, अगर आपको इंस्पेक्शन करने की जरूरत पड़ रही है मतलब आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तो उससे अच्छा जीरो डिफेक्ट पॉलिसी रखो, टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रखो, टोटल क्वालिटी कंट्रोल रखो, आपका इंस्पेक्शन टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका जीरो डिफेक्ट है तो। सेकंड मेरा केस आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग टाइम को मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ? मैन्युफैक्चरिंग टाइम में क्यों टाइम वेस्ट होता है पता है क्या? क्योंकि कई बार मेरे को मशीन प्रॉपरली अरेंज करना है, लोगों को प्रॉपर अरेंज करना है, कौन किधर क्या काम करेगा, वो सेल जो मैन्युफैक्चरिंग जहां पे मशीन्स पड़ी होती है वो सेल को प्रॉपर अरेंज करना है, तो उसके लिए आप सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग यूज करो, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम हो जाएगा। वेटिंग एंड स्टोरेज टाइम, ओहो जस्ट इन टाइम यूज करो भाई। जस्ट इन टाइम बोलता है ऑन द स्पॉट रॉ मटेरियल आएगा प्रोडक्शन फ्लोर पे, प्रोडक्शन चालू करेंगे, प्रोडक्शन होते ही सीधा कस्टमर को डिस्पैच, ना वेटिंग टाइम ना स्टोरेज टाइम ना स्टोरेज कॉस्ट। तो परफेक्ट एमसी तो होता है बेसिकली कि भाई सब के सब वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हो, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट एनीथिंग बिलो 1 मींस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। अगर एमसी 0.5 है मतलब 50% नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड डिवाइड बाय वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड मिला के ये बनता है आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। ए तुमको समझ गुडू? सो इसी के साथ आजा भाई, इसी के साथ होता है कंप्लीट अपना, हाँ इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम एंड अपना मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड मास्टर सम्स भी आगे डेफिनेटली आपको करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, बट आई होप लॉजिकली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मेरा CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इंस्टीट्यूट ने थ्रू आरटीपी। आरटीपी के पहले मॉड्यूल में कहीं था ही नहीं, ठीक है, नॉनदलेस। सो बेसिकली यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द कस्टमर्स एंड विद देयर इंटरैक्शंस। अगर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी तो समझो आपने कुछ अमेजॉन फ्लिपकार्ट से अगर कुछ खरीदा, देन इन दैट केस आपको वो लोग रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन भेजेंगे कि सर आपने ये वाली चीज खरीदी थी 3 महीने पहले, अब आपको क्या वापस से खरीदना है कि अगर खत्म हो गया होगा तो। आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि भाई अमेजोन एक ऐसा डस्टबिन बना रहा है जहां पे अगर आपने समझो कोई चॉकलेट का रैपर या कोई भी चीज आपने फेंकी डस्टबिन में, तो उससे उसको पता चल जाएगा कि आपका वो खत्म हो गया है, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि सर आपका ये वाला ना चीज खत्म हो गया है, आपने इसका डस्टबिन में भेज दिया है, फेंक दिया इसका रैपर, हम आपको भेज दें क्या घर पे अलग से? सो उस लेवल का CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का प्लानिंग है। आपको कई बार देखो, आपको होटल्स में आप फीडबैक फॉर्म भरते हो, उसमें आप लिखते हो आपका बर्थ डेट या एनिवर्सरी डेट, तो आपको उसके एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले मैसेज आ जाएगा कि वी आर गिविंग यू 20% डिस्काउंट फॉर योर स्पेशल डे। व्हाट इज दैट? अ पार्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कई बार आपको हमारे ऑफिस से फोन आया होगा कि सर आपने कॉस्टिंग लिया है, सर आप DTI DTB लेना चाहेंगे कि आपको कॉम्बो डिस्काउंट 10% 15% मिल जाएगा। भाई गलत क्या है, आपको भी बेनिफिट मिल रहा है 15% एडिशनल डिस्काउंट, we are able to generate our sales. So all of this is a part of customer relationship management, जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, because customer is the king। क्या बोलते हो? तो अक्वायर न्यू कस्टमर्स, रिटेन द ओल्ड कस्टमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकता है। 3 मेजर फंडामेंटल्स अपने को इसमें याद रखना है। सबसे पहला फंडामेंटल जो मेरा है वो है ऑपरेटिव CRM। ऑपरेटिव CRM मतलब इंडिविजुअल इंटरेक्शंस रेगुलर बेस पे आपको होते रहना चाहिए आपके कस्टमर्स के साथ। जैसा मैंने आपको बोला कि इन केस देयर इज योर बर्थडे, तो आपको डेफिनेटली एक कॉल आ ही जाएगा या एक व्हाट्सएप आ जाएगा, SMS आ जाएगा कि भाई आपको आपके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे 20% डिस्काउंट है, प्लीज आप हमारे होटल में आइएगा। सो इंडिविजुअल या फिर
और कुछ पॉइंट है, जैसे उनका कोई स्पेशल सेल आ रहा है, कोई स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, यू विल गेट अ मैसेज ऑपरेशनल सीआरएम. Individual interactions and transaction by customers are kept in database. सर्विस सेल्स मार्केटिंग टीम डे टू डे डिसीजंस के लिए उसको यूज करती है. फिर आता है एनालिटिकल बिहेवियर, एवेल्युएशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ कस्टमर्स बिहेवियर. तो जैसा मैंने आपको बोला कि कई बार कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे, जैसे भी अगर इंश्योरेंस आपने लिया है तो 1 साल का होता है इंश्योरेंस, 1 साल खत्म होने वाला होगा तो आपको दुनिया भर के इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनीज का कॉल आ जाएगा कि सर हमारा इंश्योरेंस लीजिए, विल प्रोवाइड यू ऑल द बेनिफिट्स इन लेस कॉस्ट, इन लेस इंश्योरेंस प्रीमियम. ये सब आपके कस्टमर बिहेवियर के बेसिस पे. प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड वॉलमार्ट यही करता था. तो वॉलमार्ट में से कोई भी शेल्फ में से प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट अगर बाहर निकल जाता था, देन इन दैट केस प्रॉक्टर एंड गैम्बल को नोटिफिकेशन जाता था, इट यूज्ड टू कम एंड रिफिल इन दैट शेल्फ. सो उस लेवल का कस्टमर प्रिडिक्टिव कस्टमर बिहेवियर आज की तारीख में यूज होता है, जिसको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. सो ऑपरेशनल सीआरएम आप यूज करोगे, एनालिटिकल सीआरएम आप यूज करोगे, तीसरा है कलेक्टिव सीआरएम, कस्टमर इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए, एंड देन यू कैन कम्युनिकेट टू देम थ्रू ईमेल, डिजिटल मीडिया टू सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन. सो अगर मेरा कोई नया बुक आ रहा है, सो प्रॉब्ली आई विल पुट इट ऑन माय यूट्यूब चैनल और माय इंस्टाग्राम चैनल, जो भी मेरे से कनेक्टेड है दे कैन हैव अ लुक. सो वो हो जाएगा मेरा कलेक्टिव सीआरएम. समझ गुडू. सो इसी के साथ 3 सीआरएम कौन से बोलो? ऑपरेटिव सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम एंड कलेक्टिव सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिससे मैं न्यू कस्टमर्स अक्वायर करने की कोशिश करूंगा और इस पुराने कस्टमर्स को रिटेन करने की कोशिश करूंगा, कोऑर्डिनेट करूंगा कस्टमर इंटरैक्शंस, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करूंगा, कस्टमर मैनेजमेंट कॉस्ट मैनेज करूंगा, एंड 3 जो मेरे फंडामेंटल्स है उस पर फोकस करूंगा इक्वली, ऑपरेटिव सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम, कलेक्टिव सीआरएम. आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि इसी के साथ कंप्लीट होता है अपना ये सेशन. क्या बोलता है पब्लिक? सो लगता है हमारा आईपैड भी थक गया है, देखिए, है ना? ओके, हाउ आर द लेक्चर्स गोइंग, सेशंस गोइंग? डू लेट मी नो. मजा आ रहा है मेरे को, एंड आई होप आप लोग का सब एससीएमपी का टेंशन दूर हो गया होगा. स्टे कनेक्टेड गाइस, स्टे हेल्दी, कीप ऑन फोकसिंग, मेहनत करते रहो अपने हिसाब से. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा एंड उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे. ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, डू वेल, हasta la vista.